चलिए फिर आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज डिस्कशन के टॉपिक्स हैं फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इनको पढ़ने से पहले देखिए आप सभी ने क्या किया है कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी पर कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रखा होगा। आज हम क्या करेंगे, आज यहां कोशिश की जाएगी कि सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं और डीपीएसपी हैं इनको इतने अच्छे से डिक्टेट कर दिया जाए ताकि आपने जो पढ़ी हुई चीजें हैं वो आपकी रिवाइज हो जाए। साथ ही साथ यहां आपको साथ के साथ कोशिश रहेगी कि वो आर्टिकल समझ में आए, समझने के साथ आप अच्छे से उन्हें याद कर सकते हो। क्योंकि यूपी पीसीएस में जो प्रश्नों का पूछने का तरीका है बेहद आसान रहता है, और जब आप आर्टिकल को अच्छे से घोल कर पी चुके होगे तो फिर आपसे क्या है, आसान पूछेगा, आसान तो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। तो आपका फोकस इस वीडियो में कहां पे रहना चाहिए? फोकस रखना समझने पे और सुनने पे, है ना। जो बातें यहां बताई जाए उसको ध्यान से सुनना और देखना जो आर्टिकल्स आपने पढ़े हुए थे क्या इसी तरीके से पढ़े हुए थे। तो शुरू करते हैं देर किए हुए बिना। तो सबसे पहले बात करेंगे मौलिक अधिकारों की। देखो मौलिक अधिकार क्या होता है? मौलिक अधिकार मुख्य रूप से यह समझिए कि किसी व्यक्ति विशेष की, इंडिविजुअल के वो अधिकार होते हैं जो हमें राज्य के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी कि राज्य के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं होगा कि वो आपके मूलभूत अधिकारों का हनन कर सके। इसको लेकर संविधान सभा में बैठे हुए सदस्यों ने सोचा कि ऐसे कुछ राइट्स दिए जाएं जिन्हें संरक्षण दिया जाए, और अगर इनका हनन होता है तो यहां पर नागरिक के पास में ये राइट रहेगा कि वह कोर्ट जाकर के उन्हें दोबारा से लागू करवा सकता है। ठीक है, तो ये देखो पूरा का पूरा एक डिबेट था मौलिक अधिकारों को लेकर के। अब बहुत साधारण शब्दों में आसानी से समझते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें प्रीलिम्स पर अपने फोकस रहना है, ज्यादा मेंस वाली डिबेट में नहीं पढ़ना है। यहां बात आती है कि भाई मौलिक अधिकारों में सबसे पहले प्रश्न पूछा जाएगा किस भाग के अंतर्गत आता है। तो भाग है आपका 3, और आर्टिकल हमारे कौन से हैं? आर्टिकल है 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 तक भाग 3 के अंतर्गत हमने मौलिक अधिकारों को अपने संविधान में रखा हुआ है। फिर भैया बात आई कि कहां से लिया गया है। सोर्स वाले में पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों को यूएसए के संविधान से उठाया गया है, और यूएसए में भी बिल ऑफ राइट्स के बारे में पढ़ा था, जो यूएसए में मौलिक अधिकार के रूप में कार्य करते हैं। भारत में उसी तरीके से आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जो भाग 3 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। क्लियर? ये कुछ बैकग्राउंड देख रहे हैं, और हर जो बात बताई जा रही है हर जगह से प्रश्न बनाए जाते हैं। फिर भैया संविधान सभा में बैठने से पहले सदस्यों के, उससे पहले क्या इंडियन नेशनल मूवमेंट में कहीं पर आपको मौलिक अधिकारों से संबंधित चर्चा दिखी थी? तो बताना है कि नेहरू रिपोर्ट में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल करने की बात की गई थी। जब बोला गया था भारतीयों से कि अपने लिए संविधान बनाओ, तो नेहरू रिपोर्ट में यह मौलिक अधिकार सर्वप्रथम शामिल किए गए थे। आगे जब संविधान सभा में सदस्य बैठते हैं तो वहां कमेटी होती है आपकी सप्रू समिति। यह चीज याद रखना, सप्रू समिति बैठती है, और सप्रू समिति यह तय करती है कि कुछ ऐसे अधिकार दिए जाएंगे नागरिकों को जो इन्फोर्सिएबल होंगे, यानी कि जिनके विरुद्ध व्यक्ति या नागरिक कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कहीं भी जा सकता है और उन अधिकारों को लागू करवा सकता है। तो वो होते हैं आपके फोर्सिएबल। इनफोर्सिएबल मतलब प्रवर्तनीय अधिकार होते हैं। इन्हीं प्रवर्तनीय अधिकारों में ही फंडामेंटल राइट्स को समझा जाता है। दूसरा, सप्रू कमेटी ने बोला कि कुछ ऐसे अधिकार होंगे जो गैर प्रवर्तनीय होंगे, यानी कि डीपीएसपी समझ लीजिए। इन्हें आप इसको लेकर के यदि आपको ये अधिकार नहीं मिलेंगे तो आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हो, तो उन्हें डीपीएसपी में रखा जाएगा, क्योंकि यह अभी उपयुक्त समय भी नहीं था कि इस तरीके के अधिकार अभी नागरिकों को दिए जाएं। ठीक है, तो इसीलिए सप्रू कमेटी के द्वारा 2 भागों में अधिकारों का डिवीजन किया गया। एक आपके इन्फोर्सिएबल थे, एक नॉन इन्फोर्सिएबल थे। इन्फोर्सिएबल वालों को फंडामेंटल राइट बोला गया, और नॉन इन्फोर्सिएबल वाले जो राइट्स थे इन्हें डीपीएसपी समझा गया, है ना। इसको समझ गए, अब बैकग्राउंड समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न आपसे फंडामेंटल राइट पर पूछा जाता है कि जब आपातकाल लगता है, यहां आपातकाल जब पढ़ेंगे उसको डिटेल से पढ़ेंगे, इन ब्रीफ समझ लेते हैं कि 352 के तहत जो आपातकाल इमरजेंसी लगती है 3 आधारों पर लगाई जाती है। युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। पहले यह सशस्त्र विद्रोह था, आंतरिक अशांति, जो बदल करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ये आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, सुनना है बहुत आराम से। सारी चीजें जो सुनाई जाएंगी ना यहाँ पर सब आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेंगी। तो भैया जब आपातकाल लगा, नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो वहां पर 3 आधारों पर नेशनल इमरजेंसी लगती है। लेकिन 3 आधारों में से अगर बोला जाएगा आपसे युद्ध और बाह्य आक्रमण, यानी कि किसी दूसरे देश से आपके यहाँ युद्ध होता है या बाह्य आक्रमण कर दिया जाता है, तो आपका आर्टिकल 19, जो आर्टिकल 19 है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका निलंबन हो जाएगा। यानी कि यह निलंबित किया जा सकता है कब? जब युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर निलंबित हो जाएगा। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह है, देश के अंदर ही आपका आपका सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, तो आर्टिकल 19 का निलंबन नहीं होगा, ये याद रखना। आर्टिकल 19 बना रहेगा, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका बना रहेगा। वहीं आर्टिकल 20 और 21 को लेकर के यह बात कही जाती है
20 क्या है 21 क्या है, तो पता है ना। 20 जैसे कोई क्राइम करता है उस क्रिमिनल को सुरक्षा दी गई है किसी मामले में, क्या है अभी आगे पढ़ेंगे हम आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 आपका किस लिए है, आपका दैहिक स्वतंत्रता को लेकर के है आर्टिकल 21, ठीक है, जीवन का अधिकार जिसको बोलते हैं। तो आर्टिकल 20 और 21 ये कभी भी खत्म नहीं होंगे, ये चीज याद रखना आप कि इनका निलंबन किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता है, आपातकाल में किसी भी आधार पर आपका आपातकाल लगा हो। तो आर्टिकल 20 और 21 को लेकर प्रश्न बनता है आपसे एग्जाम में, और आर्टिकल 19 को लेकर के जो प्रश्न बनता है दोनों यहां क्लियर किए गए। अब फंडामेंटल राइट पर आते हैं। हमारे पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स को कैसे सजाया गया है। सबसे पहले देखो समता का अधिकार दिया गया है, और समता के अधिकार को आर्टिकल 14 से 18 के अंतर्गत शामिल किया गया है। यहां बहुत जल्दबाजी में एक बार प्रश्न बनाया गया था कि आर्टिकल 14 से 18 तक आप बताइए कि जो समता के अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकार हैं आपके। तो 14 से 18 एक नजर में लगता है कि 14 से 18 चार होंगे, लेकिन ध्यान से यहां पर बहुत गौर से यहां पढ़ना है और उत्तर भी जल्दबाजी में नहीं देना है। 14 से 18 आपके कितने हो जाते हैं, 14, 15, 16, 17, 18। तो यहां 5 टोटल है समता के अधिकार के अंतर्गत जो आपके शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो ये आपका यूपीपीसीएस में देखो क्वेश्चन आया हुआ है, जल्दबाजी में निकल जाओगे। 14 से 18 एक नजर में 4 ही लगता है, तो आप मारकर चले जाओगे। फिर देखो स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से आर्टिकल 22 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। शोषण के विरुद्ध यहाँ 23 और 24 की बात की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 है। वहीं संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, इससे संबंधी संरक्षण आर्टिकल 29 टू 30, यहां मतलब है संस्कृति, कल्चर और एजुकेशन अल्पसंख्यकों की विशेषकर यहां संरक्षित करके रखी गई हैं। फिर संपत्ति का अधिकार है जो आपका आर्टिकल 31, ये खत्म कर दिया गया है, इसको भी आगे देखेंगे। और सांविधिक उपचार, कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज हैं, आर्टिकल 32 की बात की जाती है यहां पर, तो आर्टिकल 32 आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट देता है। क्लियर, ये इन ब्रीफ हमने समझा। 12 से 35 में 14 से आपका शुरू होता है समता के अधिकार से, और 32 में आपका कहां तक, संवैधानिक उपचारों तक जाता है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया है। फिर आर्टिकल 33, 34, 35 भी आगे देख लेंगे। एक प्रश्न और यहां से बनता है कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो केवल नागरिकों को मिले हुए हैं। यहां समझो, नागरिक और गैर नागरिक समझ रहे हो ना, गैर नागरिकों में विदेशी भी आ जाते हैं। अब सारे फंडामेंटल राइट उठा करके हम विदेशियों को तो दे नहीं देंगे, तो बोले कुछ ऐसे भी फंडामेंटल राइट होते हैं जो केवल भारत के नागरिकों को मिलते हैं। वो कौन से होते हैं, 15, 16, 19, 29, 30। ये गाना याद कर लेना एक तरीके से, 15, 16, 19, 29, 30 क्या है, 15, 16, 19, 29, 30। बाकी इसको अगर आप समझोगे तब भी समझ में आ जाएगा कि भाई 15, 16, 19, 29, 30 क्यों नहीं विदेशियों को दिए गए हैं। 15 के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए कि किसी भी प्रकार का जो सार्वजनिक स्थल वगैरह रहते हैं वहां पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, या शैक्षणिक संस्थान जितने भी हैं वहां पर हमारे यहाँ के नागरिकों को संरक्षण दिया गया है। तो विदेशी को थोड़ी ना उठा करके दे देंगे हम यहाँ पर किसी तरीके का आरक्षण। अब 16 के अंतर्गत क्या है, यहाँ गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं। गवर्नमेंट जॉब्स में हमारे यहाँ के नागरिकों को जिनका प्रतिनिधित्व तो नहीं दिखाई देता है उन्हें संरक्षण दिया जाता है या रिजर्वेशन दिया जाता है। तो 16 भी भाई विदेशियों को नहीं दे देंगे। 19 क्या है आपका, 19 जो है आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। तो अब बोलने की आजादी हम केवल नागरिकों को अपने दे सकते हैं, उतनी आजादी हम विदेशियों को नहीं दे सकते हैं बोलने की। और 29, 30 जो है अल्पसंख्यक, और अल्पसंख्यक जो है भारत के दृष्टिकोण में ही रहेगा। भारत के नागरिकों के लिए ये सारे के सारे प्रावधान लागू होंगे। चाहो तो ऐसे खोलकर इसको एक एक आर्टिकल को समझ लो अगर आपको आर्टिकल पता है, नहीं तो 15, 16, 19, 29, 30 आप इतना एकदम रट लेना, इसको याद कर लेना है ना। केवल इतने ही याद करना कि कौन कौन से नागरिकों को, कौन कौन से सिटीजन को मिले हुए हैं 15, 16, 19, 29, 30। बस उसके बाद जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं सारे सही होंगे। अब शुरू करते हैं, एक एक आर्टिकल को देखते हैं। एक एक आर्टिकल की यहाँ कहानी सुनना, जो बातें बताई जाए, जो आर्टिकल्स में दिया हुआ है इसको ध्यान से समझ लेना। अगर चीजें समझ में आ गई तो फिर आर्टिकल आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। शुरू सबसे पहले करेंगे तो समानता के अधिकार से वैसे तो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि हमारे जो संविधान में मौलिक अधिकार हैं आर्टिकल 12 से शुरू हुआ है, तो आर्टिकल 12 के बारे में कम से कम पता तो होना चाहिए हम सबको कि है क्या। तो आर्टिकल 12 में स्टेट की परिभाषा बताई गई है, संघ की परिभाषा बताई गई है। यहां बोला गया है स्टेट के अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है, कहां कहां ये मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध मिले हुए हैं। तो राज्य के विरुद्ध जब मौलिक अधिकार मिलते हैं तो कम से कम राज्य की परिभाषा पता होना चाहिए। और फंडामेंटल राइट शुरू ही वहीं से होता है जहां राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य को जब परिभाषित किया गया तो यहां बताया गया है कि जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या पार्लियामेंट है, यह राज्य की परिभाषा में आता है, या आपका स्टेट गवर्नमेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है, यह भी राज्य की परिभाषा में आएगा। इसके अलावा जो पब्लिक अथॉरिटी होती हैं ये सारी की सारी आपकी स्टेट के अंतर्गत आती हैं, या आपकी अदर अथॉरिटीज भी रहती हैं जो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। ये हमने समझा कि राज्य की परिभाषा में क्या क्या आता है, क्योंकि राज्य के विरुद्ध ही हमें ये अधिकार मिले हुए हैं। फिर आते हैं आर्टिकल 13 पर। आर्टिकल 13 यह कहता है कि देखो फंडामेंटल राइट जो होते हैं ये अपने आप में देखो नागरिकों को मिले हुए अधिकार हैं। इन फ्यूचर मान लो
यहां चिंता हुई कि इन फ्यूचर मान लो भैया कोई अगर विधि बनाकर संसद के द्वारा फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जाता है तब क्या होगा। बोले तब ये होगा अगर कोई विधि बनाती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट विधि जब बनाएगी तो वहां पर संवैधानिक संशोधन को काउंट नहीं किया जाएगा। याद रखना आर्टिकल 368 यहां से अलग रखा जाता है। आर्टिकल 368 के अंतर्गत विधि नहीं बनती है, पीछे भी समझाया। तो संसद के द्वारा कोई अगर विधि बनाई जाती है और विधि में काउंट होता है कोई जैसे अध्यादेश आ गया, कोई ऑर्डिनेंस आ जाता है, कोई रूल आ जाता है, कोई रेगुलेशन गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाता है, तो ये आदेश, दिशा निर्देश या आपके अध्यादेश ये सारे आपके विधि के अंतर्गत आते हैं। संसद कोई विधि या सरकार कोई ऐसी विधि बनाकर लाती है और वो विधि अगर फंडामेंटल राइट्स जो संविधान में हमारे नागरिकों को दिए गए हैं उनके विरुद्ध होती है, ठीक है, उनका हनन कर रही होती है, तो वह विधि अपने आप में क्या हो जाएगी, अवैध घोषित कर दी जाएगी। यह आर्टिकल 13 देखिए आपका बताता है और आर्टिकल 13 से ही आपका जुडिशियल रिव्यू की पावर भी निकल कर आती है। कोर्ट को यहां पर पावरफुल बनाता है आर्टिकल 13 कि संसद या सरकार कोई ऐसे कानून अगर बना देती है, कोई ऐसा विधि बना देती है जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है, तो आप उठाकर उसको क्या कर दीजिएगा, आप उठाकर उसको इलीगल घोषित कर दीजिएगा, अवैध घोषित कर दीजिएगा। ये आर्टिकल 13 इतनी ताकत देता है हमारी कोर्ट को, ठीक है, न्यायपालिका को। 12-13 समझ में आया, बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश है। फिर अब चलते हैं 14 पर। 14 से 18, आर्टिकल 14 से 18 तक क्या है आपका, समानता का अधिकार है, इक्वलिटी का राइट दिया गया है। एक एक आर्टिकल को हम पढ़ेंगे, एक एक को खोलेंगे, एक एक के धागे खोलेंगे और बढ़िया से समझ लेंगे। आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 सीधा बताता है यह कि भैया देखो सभी को समानता का अधिकार है, सभी इक्वल हो, लेकिन सभी इक्वल हो किसके आगे, बोले विधि के आगे, है ना, रूल ऑफ लॉ स्थापित किया जाएगा। अब रूल ऑफ लॉ जब रहेगा तो कहने का मतलब है विधि है, विधि के सामने चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बहुत अंबानी हो, चाहे कोई गरीब इंसान हो, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, लॉ के आगे सब बराबर होते हैं। यही रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश किया गया है आर्टिकल 14 के अंतर्गत। यही बताया गया है कि कोई अगर अपराध करता है तो अपराध की अगर सजा 2 साल है तो वो 2 साल के लिए कानून बना हुआ है, 2 साल की सजा है, 2 साल की सजा चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो सभी को मिलेगी। ये होता है आपका रूल ऑफ लॉ। उसके अलावा एक दूसरी बात कही गई है विधियों के समान संरक्षण। अब समझो विधियों के समान संरक्षण जो कॉन्सेप्ट है ये अमेरिका से लिया गया है। अब अमेरिका से इसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोला जाता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ये अमेरिका के संविधान से उठाया गया है। ये एक सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। कहने का मतलब है केवल रूल ऑफ लॉ के माध्यम से आर्बिट्रेशन भी हो सकता है। संसद कोई ऐसी विधि बना देगी जहां पर संसद अपना क्या दिखा सकती है, निरंकुशता भी दिखा सकती है। तो इस निरंकुशता से बचने के लिए ही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी फॉलो करना चाहिए कि जो प्रोसेस है, कानून को लागू करने का जो प्रोसेस है वहां पर कोई निरंकुशता तो नहीं है। यानी कि विधि का जो शासन है जो स्थापित किया जा रहा है उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसके प्रोसेस को समझना, जो अमेरिका के संविधान में आपको दिखाई देती है। तो आर्टिकल 14 में जो समानता स्थापित की गई है नागरिकों के समक्ष, एक तो रूल ऑफ लॉ है और दूसरा आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। दो चीजें यहां पर डिस्कस की गई हैं, किस तरीके से हम नागरिकों के समक्ष जो इक्वलिटी का राइट है वो रखेंगे या उनके इक्वलिटी के राइट को संरक्षित करेंगे। आर्टिकल 14 समझ में आया। आर्टिकल 14 के बाद आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 15 पर। आर्टिकल 15 देखो एक और बात समझ लेना, आर्टिकल 14 समझा, आर्टिकल 15 समझा। 15 से अभी समझ में आएगा कि जो फंडामेंटल राइट हैं ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट का मतलब यह होता है कि अगर ये एब्सोल्यूट रहते तो इनके जैसे कोई भी प्रावधान अगर फंडामेंटल राइट को लेकर कर दिया गया तो आगे इन पर किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, है ना, कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई निर्बंधन नहीं लगेगा, कोई रोक टोक नहीं रहेगी, वो होता है एब्सोल्यूट। लेकिन यहां पर एब्सोल्यूट ना होकर के ये सापेक्षिक रहते हैं। सापेक्षिक का मतलब है कि इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपको कई फंडामेंटल राइट्स पर दिखाई देंगे। वहां फंडामेंटल राइट्स पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं वो सापेक्षिक दृष्टिकोण से लगाए जाते हैं कि अगर कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जहां हमें कुछ आपके रिस्ट्रिक्शन लगाने की आवश्यकता है तो हम लगाएंगे। इसलिए फंडामेंटल राइट को बोला जाता है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब समझ गए। अब आते हैं आर्टिकल 15 पर। आर्टिकल 15 के 1 के अंतर्गत यह बोला गया है कि जो नागरिकों के प्रति देखो भेदभाव होता था, यहां इक्वल ट्रीटमेंट देना है सभी नागरिकों को। 14 में इक्वल ट्रीटमेंट हम विधि के माध्यम से दे रहे हैं। 15 में इक्वल ट्रीटमेंट के लिए हमने ये देखा कि कुछ आधार हमें दिखाई दिए भूतपूर्व कि इन 5 आधारों पर प्रमुख रूप से जो हमारे सिटीजन्स हैं इनके प्रति भेदभाव देखने को मिलता था। और वो 5 आधार याद कर लेना, RRPCS ये निमोनिक है। इस निमोनिक या एब्रिविएशन से आपको पांचों आधार याद हो जाएंगे। आपके एग्जाम में आधार ही पूछता है कि कौन सा आधार शामिल नहीं है आर्टिकल 15 के अंतर्गत। तो हमें प्रश्न का पता है कि क्या टेंडेंसी रहती है, ट्रेंड क्या है प्रश्न पूछने की, उस आधार पर अपनी तैयारी करते चलना है। तो यहां जब आधार पूछे तो आपको बताना है RRPCS। आर का मतलब क्या है भाई, आर का मतलब है रिलीजन और दूसरे आर का मतलब है रेस, पी का मतलब आपका हो जाता है प्लेस ऑफ बर्थ और सी का मतलब है आपका कास्ट और वही एस का मतलब है सेक्स। ठीक, तो देखो रिलीजन,
रिलीजन के आधार पर, कहने का मतलब है धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। वहीं आपका प्लेस ऑफ बर्थ, जो आपका बर्थ है, जन्म स्थल है, उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और जाति के आधार पर कोई, हाँ यहां पर रिलीजन हो गया रेस, नस्ल के आधार पर है, और ये आपका कास्ट जाति के आधार पर है, और एस आपका क्या है भाई, सेक्स यानी कि लिंग के आधार पर, मेल या फीमेल के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यही 5 आधार हैं जिनके आधारों पर संविधान जो थे, संविधान सभा में बैठे हुए लोग थे, इन्हें दिखाई दिया कि भाई ये 5 आधार हैं जिनके आधार पर इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है हमारे सिटीजन्स को। कौन से 5 आधार हैं? RRPCS, ये याद रखना, एकदम एकदम ये चीज याद कर लेना, तो आपको 5 आधार याद रहेंगे। अब 15 के 2 में प्रावधान किया गया कि जो पहले के समय देखो बहुत सारे सार्वजनिक स्थल होते थे, तालाब कुएं वगैरह होते थे, जहां कुछ जाति के लोगों को ही अनुमति होती थी जाने की या प्रयोग करने की। बोले इस तरीके का कोई भी भेदभाव आगे से नहीं किया जाएगा। ये 15 के 2 में प्रावधान कर दिया गया है कि ये निजी व्यक्तियों पर लागू किया जाएगा ये आर्टिकल, कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को निम्न जाति का, निम्न कुल का है, निम्न वंश का है, तो उसको आप इन सार्वजनिक स्थलों पर जाने से रोकोगे नहीं। ये 15 के 2 में ये प्रावधान किया गया। अब 15(1)(2) में देखो ये सारे प्रोटेक्शन दिए गए हैं। अब ये सारे प्रोटेक्शन राज्य के ऊपर लिमिटेशन लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? बोले राज्य यहां पर कुछ नहीं कर सकता है, हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन ये एब्सोल्यूट तो है नहीं, अभी समझाया। बोले एब्सोल्यूट नहीं है, तो इसको हम 15 के 3 से समझते हैं। 15 के 3 में सीधा बोला गया है कि राज्य क्या कर सकते हैं, अगर महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ अफर्मेटिव डिसीजंस, कुछ सकारात्मक अगर निर्णय लेने पड़े, तो 15(1)(2) के आधार पर आप उसको क्या कर सकते हो, इनवैलिड नहीं कर सकते हो, ये वैलिड माने जाएंगे। इस चीज का प्रावधान 15 के 3 में किया गया है। ठीक है, 15 का 1, 15, 2, 3 क्लियर समझ में आया होगा। अब 15 के 4 में क्या प्रावधान है, देखो 15 का 4, 15 का 5, यहां समझ लो 15 का 4, 15 का 5 और 15 का 6, ये तीनों के तीनों जो है शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन की बात करते हैं, मतलब संरक्षण की बात करते हैं शैक्षणिक संस्थानों में। कैसे? एक एक करके खाली सुनते चलना, सब याद हो जाएगा अभी, और सब मजा आएगा आर्टिकल एक एक समझने में, इसके सब क्लास को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लोग आर्टिकल 15 ही केवल पढ़ते हैं, लेकिन यहां तो आप आर्टिकल 15 का एक सब क्लास, 2, 3, 4, 5 सब एकदम क्लियर। 1, 2 में देखो बिल्कुल स्टेट पर लिमिटेशन लगा ली, आप कुछ नहीं कर सकते हो। 3 में बोला कि भाई 1 और 2 में भी अगर महिला बच्चों के लिए कुछ करना पड़े, स्पेशल प्रोविजन बनाने पड़े, तो राज्य के पास अधिकार होगा और बना सकता है। अब 15 के 4 में डिबेट आई। 15 का 4 जो है, एक बात समझिए, मौलिक रूप से शामिल नहीं था। 15 के जो मूल अधिकार, जो मूल संविधान बनाया गया, यहां पर हमारे पास 15 का 1, 15 का 2, 15 का 3 ही था। बोले फिर 15 का 4 जो है बाद में जुड़ता है। अब 15 का 4 जो बाद में जुड़ता है, तो कैसे जुड़ता है इसकी कहानी समझ लो। होता क्या है, चंपकम जो होते हैं, चंपकम मद्रास का केस रहता है, यहां पर मद्रास सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, कास्ट के बेस पर रिजर्वेशन दे दिया जाता है शिक्षण संस्थानों में। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, शिक्षण संस्थान होते हैं, यहां कास्ट के बेस पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ही चंपकम मामले के रूप में जाना जाता है, जहां सुप्रीम कोर्ट यह बोलता है कि कास्ट के बेस पर कोई भी शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, इसको इनवैलिड घोषित किया जाता है। तो फिर आगे चल करके पहला संविधान संशोधन यहां पर किया जाता है, और जब पहला संविधान संशोधन होगा, उसके बाद 15 का 4 शामिल किया जाएगा। 15 के 4 में यह बोला जाएगा कि राज्य जो है शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दे सकता है। ठीक है, क्या बोला जाएगा, राज्य के पास ये अधिकार होगा कि वह शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दे सकता है। SC हो, ST हो, या सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड हो। सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड है तब भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा शिक्षण संस्थानों में, SC है, ST है, तब भी उसको रिजर्वेशन मिलेगा। तो यहां बात आई, जो मामला उठा था मद्रास केस से, चंपकम मामला जो दोनाईराजम का मामला था, यहां से जो मामला उठा था कि कास्ट को क्या बेस बनाया जा सकता है, तो वहां तो इनवैलिड किया, लेकिन फिर अगर इनवैलिड होता है कोई भी प्रावधान, तो उस प्रावधान को कैसे आप इंप्लीमेंट करा सकते हो, अगर संविधान संशोधन करते हो। संविधान संशोधन के बाद में यहां तय किया गया, आर्टिकल 15 का 4 जोड़ा गया, और बोला गया कि राज्य जो है अब शिक्षण संस्थानों में जाति को आधार बनाते हुए भी क्या कर सकता है, रिजर्वेशन दे सकता है। इसी तरीके से जब 15 का 5 है, तो 15 के 5 में 93वां संविधान संशोधन होता है, और जो आपके उच्च शैक्षणिक संस्थान है, यहां ओबीसी को रिजर्वेशन का प्रावधान कर दिया जाता है। 15 का 6 क्या है, 15 का 6 जो है आपका, ये ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। ईडब्ल्यूएस की कहानी आपको पता होगी, अभी आरक्षण पढ़ेंगे, जब रिजर्वेशन हम पढ़ेंगे आर्टिकल 16, तो उसके अंतर्गत भी हम ईडब्ल्यूएस वाले प्रोविजन को समझ लेंगे। क्योंकि 15 का 6 यह कहता है कि जैसे जो आर्थिक रूप से कमजोर है, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, इसे भी शैक्षणिक संस्थानों में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। यहां क्लियरली समझ में आया कि जो शैक्षणिक संस्थान है, 15 का 3, 15 का 4, 15, 5 और 15/6 तीनों आपके क्या हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, इनमें आरक्षण का प्रावधान करता है। 4 कहता है कि जो SC ST समुदाय है, इन्हें आरक्षण। 5 कहता है जो ओबीसी समुदाय है, इन्हें आरक्षण दिया जाएगा।
6 कहता है जो ईडब्ल्यूएस समुदाय है इन्हें आरक्षण दिया जाएगा। तो इन्हें क्रम से एकदम हमने समझ लिया और आगे 15 आर्टिकल जो है ये पूरा क्लियर हो गया कि कैसे यहाँ इक्वालिटी के साथ में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है सभी नागरिकों को, और जहां विशेष परिस्थितियां ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की जरूरत पड़ी तो वहां ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लगा करके विशेष प्रोविजन भी किया गया। जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको भी इक्वल ट्रीटमेंट देना है, उसके लिए आर्टिकल 15 4 5 6 ऐड कर दिया गया। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 16 पर। आर्टिकल 16 क्या है? आर्टिकल 16 जो है आपका जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, पब्लिक इंप्लॉयमेंट होते हैं, पब्लिक इंप्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की यहां बात की जाती है। पीछे हमने समझा जो रिजर्वेशन है वो शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन है, यहां जो रिजर्वेशन रहेगा ये पब्लिक इंप्लॉयमेंट में यानी कि रोजगार में जो आरक्षण की बात की जाएगी। रोजगार में आरक्षण को समझने से पहले आर्टिकल 16(1) में बोला गया है कि जो भी आपके नागरिक रहेंगे इनको अवसर की समानता होगी, सभी को बराबर इक्वालिटी क्या किया जाएगा, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। लेकिन दूसरा और बोला गया, यह देखा गया कि एम्प्लॉयमेंट में भी किन आधारों पर आपका क्या देखने को मिलता था, भेदभाव देखने को मिलता था। तो यह भेदभाव जब आर्टिकल 15 के हमने 5 आधार पढ़े वो 5 तो रहेंगे ही रहेंगे, 2 आधार और ऐड हो जाएंगे। चाहो तो आप ऐसे याद रख लो, आरआरपीसीएस हमने पीछे याद कर लिया, और 2 नए हैं आपके डीपी, है ना, डीपी तो आप देखते ही होंगे अपनी। तो आरआरपीसीएस और डीपी, एक डी का मतलब है आपका डिसेंट और पी का मतलब है प्लेस ऑफ रेजिडेंट। ठीक है, प्लेस ऑफ रेजिडेंट, और डी का मतलब है डिसेंट, मतलब वंश जो आपका होता है वंशक्रम या आपका जो निवास है, निवास के आधार पर 2 आधार आपके ऐड हुए। 5 आधार पीछे कौन से थे? ये आरआरपीसीएस वही है आपके रिलीजन। ठीक है, और जो जितने भी आपके पीछे भी 15 में पढ़े वो सारे आप देख लेना। और 2 यहाँ 7 आधारों पर बोला जाता है कि किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा नागरिकों के साथ। यह 16(2) के अंतर्गत इसकी चर्चा की गई है। 16(3) में क्या बताया गया है? 16(3) में यह बोला गया है कि कोई भी राज्य के निवासियों की नौकरी में संसद को यह अधिकार होगा कि वो चाहे तो निवास के आधार पर क्या कर सकती है, कोई स्पेशल प्रोविजन कर सकती है। यहां एक चीज समझते चलना, 15 का जैसे हमने 1-2 देखा था, बिल्कुल उसी तरीके से प्रोविजन है, कोई आपको तकलीफ नहीं होगी सब क्लॉज याद करने में। जैसे अगर आपको समझ में आए, जैसे 15 का 1 और 2 है, 15 का 1 और 2 देखकर यह लगता है कि स्टेट को जो है, देखकर क्या लगता है, ऐसे प्रोविजन किए गए हैं कि स्टेट को स्टेट के ऊपर लिमिटेशंस लगाई गई हैं कि आप नागरिकों के इन अधिकारों का किसी भी तरीके से हनन नहीं कर सकते हो। फिर जो 15 का 3 शुरू हो जाता है तो पता चलता है कि ये जो फंडामेंटल राइट है ये अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, राज्य चाहे तो कुछ अफर्मेटिव डिसीजंस ले सकता है सकारात्मक दृष्टिकोण से। वैसे ही 16 पर आते हैं। 16 का 1 और 2 देखकर लगेगा कि जिन जिन आधारों पर बोला गया है कि नागरिकों के अधिकार एकदम सुरक्षित हैं, यहां पर स्टेट के पास में कोई राइट नहीं है, प्रॉपर लिमिटेशंस दिखाई देते हैं उसके हाथ बंधे हुए। लेकिन जैसे ही 16 के 3 से शुरू होता है, 16 के 3 से यह आ जाता है कि संसद को यह अधिकार है, वो चाहे तो कानून बनाए और कानून बना करके किसी निवास स्थल के लोगों को स्पेशल प्रोविजन दे सकती है। जैसे हम भारत की बहुत सारी नौकरियां होती हैं जहां साउथ जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, हाइट को लेकर के वहां उनका जियोग्राफिक कंडीशन ऐसी रहती है, तो यहां उन निवासियों के लिए स्पेशल प्रोविजन, हाइट में विशेष छूट दी जाती है। वह छूट कैसे दी जाती है? यही आर्टिकल 16 का जो 3 है, 16 के 3 के अंतर्गत ही यह प्रोविजन किए जाते हैं। समझते चलना एग्जांपल के साथ में। अब 16(3) में यह प्रोविजन किया गया। अब 16(4) में क्या है? 16 का 4 सीधा सीधा जो रिजर्वेशन की डिबेट होती है उससे संबंधित है। अब इस रिजर्वेशन की डिबेट को चलो इधर साइड में समझते हैं। यहां जैसे ही रिजर्वेशन की डिबेट जितनी भी है एकदम क्लियर हो जाएगी। इसके बाद में आरक्षण को लेकर के जो विवादित आपको चीजें दिखाई देंगी वो विवादित चीजों में नहीं उलझना है, केवल इतना जानकर रखना है कौन से मामले आरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण रहे और कैसे कैसे डिबेट आगे बढ़ी और आज के समय डिबेट क्यों नहीं है आरक्षण पर इतनी ज्यादा, और जो है वो क्या है ना, ये तो आप जानते ही होंगे। चलो फिर अब देखते हैं कि समझ लेते हैं यहां पर कि आरक्षण की डिबेट एक अलग से तैयार किया गया है। एक सेकेंड। हाँ, अब आरक्षण को लेकर के देखो जो डिबेट हमारे सामने है वो समझते हैं। आरक्षण, पहले ये पता होना चाहिए कि कितनी जगहों पर कैसे कैसे आरक्षण दिया जाता है। 3 प्रावधान हमारे संविधान में है आरक्षण देने के। पहला है शिक्षण संस्थानों में। देखो जो शिक्षण संस्थानों में आरक्षण है अभी आर्टिकल 15 के अंतर्गत हमने पढ़ा, पीछे पढ़कर आए। दूसरा है गवर्नमेंट जॉब्स में, जो हम आर्टिकल 16 के अंतर्गत देख रहे हैं कि जो सरकारी नौकरियां हैं यहां भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तीसरा एक आरक्षण और है राजनीतिक संस्थाओं में, जो आपके पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं यहां भी आरक्षण दिया गया है। इसके लिए आर्टिकल 330 पढ़ते हो आप, आर्टिकल 332 पढ़ते हो और आर्टिकल 243 पढ़ते हो। ठीक, 3 प्रमुख आर्टिकल हैं। 330 के अंतर्गत आपका क्या किया गया है? यहां रिजर्वेशन दिया गया है लोकसभा में आपके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। अभी आपका वुमेन को भी यहां रिजर्वेशन मिल चुका है। तो राजनीतिक संस्थाओं में भी देखो आर्टिकल 330। वैसे ही 332 में जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर है, यहां शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को और अब वुमेन को भी
वुमेन को भी यहाँ रिजर्वेशन हो चुका है। फिर 243 में लोकल गवर्नेंस होती है, जो स्थायी स्वशासन होता है, यहाँ एससी एसटी और महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है। तो अब आरक्षण इतना पहले समझना था कि आरक्षण कहां कहां पर है। तो आरक्षण एक तो आर्टिकल 15 के अंतर्गत है, आर्टिकल 16 के अंतर्गत है, और आरक्षण तीसरा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स में है, आर्टिकल 330, आर्टिकल 332, आर्टिकल 243। ये हो गया भैया प्रश्न जो यहां से बनाए जाते हैं एग्जाम में, खूब बनते हैं आरक्षण को लेकर के। अब डिबेट यहां आती है ओबीसी के आरक्षण को लेकर के। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को लेकर के आरक्षण की डिबेट नहीं है, क्योंकि उन्हें प्रॉपर उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर उनको आरक्षण मिला हुआ था। बात यहां पर डिबेट उठती है ओबीसी के आरक्षण को लेकर के। तो ओबीसी को लेकर के हमारे संविधान में आर्टिकल 344 है, 340 340 सभी को पता होना चाहिए। ये बोला गया है कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होगा, अगर कभी आपका कोई पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ी जाति को लेकर के कोई कमीशन बनाना है और आरक्षण का प्रावधान करना है, तो ये राष्ट्रपति के पास पावर होगी कोई इस तरीके से कोई कमीशन का गठन करे। तो इसी के अंतर्गत आगे एक कमीशन बनाया जाता है जिसका नाम होता है काका कालेलकर आयोग। 1953 की बात होती है जब यह काका कालेलकर आयोग बनता है, और यहां पर बात यह होती है कि कास्ट के आधार पर ही बोला जाता है काका कालेलकर आयोग के द्वारा कि कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन देना चाहिए। तो भैया वहां पर सरकार के द्वारा इस बात को मानने से इनकार कर दिया जाता है। जो पहला ओबीसी कमीशन, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में बनता है, वहां इन्होंने कास्ट को ही बोला कि रिजर्वेशन का आधार होना चाहिए, तो कास्ट को एकदम सिरे से नकार दिया गया। दूसरा भैया फिर केस होता है आगे बालाजी का। बालाजी का जब केस हुआ, यहां कास्ट को तो माना गया, लेकिन केवल कास्ट ही आधार नहीं होना चाहिए। यहां देखना चाहिए कि सोशियो इकोनॉमिक दृष्टिकोण से अगर वह जाति वास्तव में पिछड़ी हुई है तभी कास्ट को आधार बनाना चाहिए। तो आंशिक रूप से बालाजी केस में कास्ट को आधार बनाया जा सकता है, इस बात को बोला गया। लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट तय की गई कि मैक्सिमम जो है 15% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है टोटल 15% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं जाना चाहिए, जिसमें 15 और 7 लगभग 22% के आसपास ये समझिए एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन डिसाइड कर दिया गया था। तो ओबीसी के लिए स्कोप कितना था, स्कोप समझ में आ रहा होगा, सीधा सीधा 27% के आसपास ओबीसी के लिए स्कोप बच रहा था, जो मैक्सिमम लिमिट यहां लगा दी गई बालाजी केस के बाद से। अब आगे बढ़ते हैं तो फिर मंडल कमीशन आता है। मंडल कमीशन जो है दूसरा आपका पिछड़ा वर्ग आयोग है। जब पहला पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में बैठता है, उसी तरीके से जब दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग मंडल साहब की अध्यक्षता में बैठता है, तो यहां पर तय किया जाता है 1931 की जनगणना से डेटा निकाला जाता है। ये 1931 की जनगणना को आधार बनाते हैं। ये भी याद रखना, यूपी पीसीएस में इस तरीके के प्रश्न बनाए जाते हैं। किस वर्ष की जनगणना को आधार बनाया जाता है, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो 1931 की जनगणना को आधार बनाएंगे और पाएंगे कि 52% के आसपास ओबीसी है। चाहते तो थे ये 52%, लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट लगा रखी है पीछे बालाजी केस से कि मैक्सिमम 50%, जिसमें 22% एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया जा चुका है। तो यहां से ये बोला जाएगा मंडल आयोग के द्वारा, मंडल कमंडल की जब सरकार थी तो मंडल आयोग के द्वारा बोला जाएगा कि 27% अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। तो यही जो रिजर्वेशन है ये बीपी सिंह सरकार के द्वारा आगे इसको दे दिया जाता है पिछड़ा वर्ग को। और फिर हमने देखा यहां से ही आर्टिकल 16 का जो 4 है या 15 का जो 4 है यहां से शामिल होता है, ठीक है, जहां पर ओबीसी को 27% रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाएगा। फिर नरसिम्हा राव की सरकार आती है। नरसिम्हा राव सरकार एक अलग वर्ग को खुश करने के लिए 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण देती है। यहां इसलिए बोला गया क्योंकि यह एक पॉलिटिकल स्टेप होता है जो आगे चल करके कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाएगा। अभी के समय जो ईडब्ल्यूएस है, इसको समझना, अभी के समय जो ईडब्ल्यूएस का प्रावधान है इसके लिए प्रॉपर एक संविधान संशोधन हुआ है, 103 संविधान संशोधन है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक। लेकिन इस समय जो नरसिम्हा राव के समय जो ये है ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दिया गया था, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुआ था, ये सरकार का एक निर्णय था। दूसरा इन्होंने बोला क्रीमी लेयर जो होंगे ओबीसी में भी, जो एक क्रीमी लेयर वाले होंगे जिन्हें रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ये दो प्रावधान किए गए नरसिम्हा राव के द्वारा। अब नरसिम्हा राव के बाद में इन दोनों प्रावधानों को चैलेंज करते हुए एक केस हुआ, इंदिरा साहनी का केस। ये देखो यार, आरक्षण को लेकर के अगर कोई लैंडमार्क केस हुआ है तो वो इंदिरा साहनी का केस हुआ है। इंदिरा साहनी के केस में पहली बात तो यह हुई ईडब्ल्यूएस को कैंसिल कर दिया गया। बोले ईडब्ल्यूएस जो दिया गया है ये 50% की जो मैक्सिमम लिमिट है उसको एक्सीड करता है, क्योंकि 50 हो चुका है, 10% अगर ईडब्ल्यूएस का हम और ऐड कर देंगे तो 60 हो जाएगा। आज के समय हालांकि इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसमें भी सरकार के मजबूत तर्क थे तो इसलिए एक्सेप्ट किया गया। क्या तर्क थे?
तर्क यह दिया था कि प्रस्तावना में जो आर्थिक न्याय की बात की है आपने, वो आर्थिक न्याय के आधार पर देखो हम ईडब्ल्यूएस का जो प्रावधान है ये लेकर के आए हैं। इस तरीके के जो तर्क दिए गए, इसीलिए इसको वैलिड आज के समय मान लिया गया। लेकिन हम अभी बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं जो आरक्षण को लेकर के डिबेट हुई है। अब फिर क्रीमी लेयर को कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, यह बात इंदिरा साहनी केस में बिल्कुल मान ली गई, और मैक्सिमम लिमिट जो है वो 50% ही होनी चाहिए। इसी कारण से आगे आपको देखने को मिलेगा ईडब्ल्यूएस भी इसमें कैंसिल कर दिया गया है। ठीक, फिर यहां बात आई रिजर्वेशन प्रमोशन में। प्रमोशन में क्या किसी तरीके का रिजर्वेशन दिया जाएगा? तो पूरी डिबेट खत्म हो चुकी थी पीछे एससी एसटी ओबीसी वाली, लेकिन एक नई डिबेट यहां से उठ खड़ी होगी कि प्रमोशन में अब रिजर्वेशन रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसको लेकर के देखो, पहले 76वां संविधान संशोधन तमिलनाडु के द्वारा किया जाता है। जो 50% की लिमिट लगाई गई थी इंदिरा साहनी केस में, वो तमिलनाडु के द्वारा देखो 69% जो है अपने यहाँ के निवासियों के लिए रिजर्वेशन दे दिया जाता है, और इसको उठा करके तमिलनाडु नवी सूची में, अनुसूची में शामिल कर देता है। हालांकि 9th शेड्यूल को लेकर के भी केशवानंद जब केस हुआ, यहां बोला गया 1973 के बाद से अगर कोई भी मामला नवी अनुसूची में डाला जाएगा तो उस पर भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर रख दिया जाएगा। फिर भी हालांकि यहां पर तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने उठा करके उसको नवे अनुसूची में डाल दिया। जब आगे 76वां संविधान संशोधन है, यहां तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन दिया जाता है और इसको उठा करके नवी अनुसूची में डाल दिया जाता है। फिर जो 77वां संविधान संशोधन होता है, इसके बाद 16 के 4A में प्रमोशन में एससी एसटी के रिजर्वेशन की बात की जाती है। तो यहां से डिबेट चालू हो गई। जो बात इंदिरा साहनी केस में बोली गई थी कि रिजर्वेशन जो है प्रमोशन में नहीं दिया जाएगा, और वही 77वां संविधान संशोधन जो है वो चैलेंज करते हुए कहता है कि आर्टिकल 16 का 4A है, जहां ये प्रोविजन डाल दिया जाता है कि एससी एसटी को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। इन दो मामलों को चैलेंज करते हुए नागराज का केस दिखाई देगा। नागराज केस में बोला गया देखो 76 और 77 दोनों जो संविधान संशोधन आपके किए गए हैं, दोनों वैलिड हैं, है ना, ये वैलिड तो हैं, लेकिन आपको रिप्रेजेंटेशन का डेटा देना पड़ेगा। अब बोले अगर एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, प्रमोशन की उन्हें जरूरत है, तो बिल्कुल आप प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकते हो। यहाँ एक जो स्टे लगा दिया, क्या कह करके रिप्रेजेंटेशन दर्शाओ आप, है ना, एक डेटा लेकर के आओ, बताओ कि भाई इनकी संख्या इतनी कम है, तभी आप प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकते हो। फिर बात आई जर्नैल सिंह का मामला। जर्नैल सिंह का मामला जब आता है तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला डेटा कलेक्ट करना देखो बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि बोले यार ये डेटा कहां से लाएंगे, है ना, डेटा की तो बड़ी चुनौती रहती है भारत में। बोले डेटा कलेक्ट करना बहुत कठिन है, इसीलिए चलो डेटा वाली लिमिटेशंस को अभी हटाए दे रहे हैं। हालांकि अभी आप प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकते हो। ये सुप्रीम कोर्ट का जर्नैल सिंह जो 2018 का मामला हुआ उसमें डिसीजन था कि आप क्या कर सकते हो, प्रमोशन में रिजर्वेशन तो दे सकते हो, लेकिन आपको इन फ्यूचर जो है डेटा ला करके दिखाना होगा कि कितना रिप्रेजेंटेशन है इस कास्ट का जिसको आप रिजर्वेशन दे रहे हो। ठीक, तो ये डिबेट पूरी खत्म होती है आरक्षण की। आरक्षण की डिबेट कहां से शुरू हुई? काका कालेलकर आयोग से शुरू हुई, और कैसे इंदिरा साहनी केस में कुछ लैंडमार्क डिसीजन हुए। एक वहां पर लूप होल बन गया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन, तो वहां 76वां और 77वां हमने संविधान संशोधन देखा, इसको चैलेंज किया गया, नागराज केस आया, और नागराज केस के बाद आगे बढ़े तो जर्नैल सिंह का केस आया। ये कहानी इसलिए आपको समझाई गई है ताकि अब रिजर्वेशन को लेकर के कोई भी प्रश्न आपसे अगर एग्जाम में बनता है तो अब गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 16 तक की कहानी को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 16 के आगे बढ़ेंगे तो हम पहुंचते हैं, कहां पे थे, 16, एक सेकेंड, हाँ, अब 16 वाली देखिए, जो ये जो पूरी कहानी दी हुई है ना, इस पूरी कहानी को वही पीछे एक पेज में आपको पूरा लपेट दिया गया है। और पूरा लपेटने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक क्रम से समझाया गया है। ये नोट्स आप पढ़ोगे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि एक क्रम में चीजें नहीं है, और आपको जो चीजें समझाई गई हैं अभी पीछे वो एक क्रमबद्धता में कि कैसे कैसे आरक्षण की डिबेट आपकी आगे बढ़ती है, और आपको कैसे कहां से कौन सा केस समझना है, किस केस में क्या डिसीजन दिया गया, ये समझने की जरूरत थी। ठीक है, जितना जानना था। अब आगे आर्टिकल 17, अभी हम समानता के अधिकार पर ही हैं। आर्टिकल 17 में ही आपका अनटचेबिलिटी की बात की गई कि अनटचेबिलिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है ना, इक्वल ट्रीटमेंट के लिए अनटचेबल किसी को नहीं माना जाएगा। लेकिन अनटचेबल की कोई भी परिभाषा नहीं दी गई, याद रखना। प्रश्न बनाया जाता है कि क्या इसको संविधान में परिभाषित किया गया है? बताना है आपको, नहीं भाई, संविधान में इसको परिभाषित नहीं किया गया है, बशर्ते दो कानून जरूर बनाए गए हैं, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 का, और जो आपका एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट है 1989 का। दो कानूनों के माध्यम से इस अनटचेबिलिटी को परिभाषित करने की कोशिश की गई है। ठीक है, अस्पृश्यता को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, दो कानून बनाए गए हैं, इन कानूनों के माध्यम से इसको परिभाषित किया गया है। लास्ट है आपका समानता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 18। 18 कैसे
किस तरीके की इक्वलिटी की बात करता है? यह बात करता है टाइटल्स की, कि टाइटल खत्म होना चाहिए। जैसे पहले राय साहब इस तरीके के टाइटल लिए जाते थे, बोले अब कोई भी ये टाइटल नहीं है बोलेगा, बड़े बड़े जमींदार लोग टाइटल लेते थे, तो इस टाइटल से क्या होता है, जो इक्वलिटी वाला जो भाव है वो खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न आता है, जो भारत रत्न है, पद्मश्री है, ठीक है, या आपका मिलिट्री में जैसे होता है, जो भी आपके ये टाइटल्स रहेंगे क्या? तो यहां क्लियर किया गया संविधान सभा में सदस्यों के द्वारा कि ये टाइटल नहीं है, ये अपने आप में अवार्ड हैं। ठीक, ये अवार्ड हैं तो ये जारी रहेंगे, और जो टाइटल होते हैं ये समझ में आ गया, उन टाइटल्स का अंत किया जाएगा, वो टाइटल अब नहीं लिए जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे, स्वतंत्रता के अधिकार पर आते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार की जो व्याख्या है आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक में है। अब आर्टिकल 19, 20, 21, 22 में क्या क्या है, एक एक आर्टिकल को आ जाओ समझते हैं। आर्टिकल 19 में बोला गया है कि 19(1) के अंतर्गत कैटेगराइज किया गया है, ABCDEFG इस तरीके से कैटेगराइज करके उनकी स्वतंत्रताएं बताई गई हैं कि नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रता मिली हुई है। लेकिन ये स्वतंत्रताएं अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं रहेंगी, इसलिए आर्टिकल 19 के 2 से 6 तक, आर्टिकल 19 से 2 के 6 तक इन्हीं सारी स्वतंत्रताओं को एब्सोल्यूट नहीं मानना है। कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, युक्त युक्त निर्बंधन, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, उसके आधार समझेंगे कि किन किन आधारों पर ये रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। उससे पहले हम समझते हैं कि कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हमारे नागरिकों को दी गई हैं, दो भागों में बांटकर हमारे संविधान में इसकी चर्चा है। समझ में आया? सारी चीजें समझते चलना कि एब्सोल्यूट क्यों नहीं बोला जाता है, उसको साथ के साथ समझा करो यहां पर। अब आर्टिकल 19 के 1 के अंतर्गत ए से लेकर के जी तक की जो भी प्रावधान है, इसका चाहो तो एब्रिविएशन इंग्लिश में भी बना सकते हो, शैम रेजिडेंट पोलैंड। ठीक है, अब शैम SAAM इसको पढ़ना है, SAAM। एस का मतलब क्या है भाई? स्पीच है, तो 19(1) का ए में यह स्पीच बोला गया है। ठीक है, स्पीच यानी कि जो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और अगला है ए आपका असेंबली। ठीक है, सभा और सम्मेलन बैठाने का, सभा और सम्मेलन करने का अधिकार है। अगला एक इसके लिए है, असेंबली के लिए है। अगला एक इसके लिए एसोसिएशन के लिए है, कोई संघ आप बना सकते हो, यह अधिकार दिया जाता है। फिर अगला आपका है मूवमेंट के लिए। ठीक है, मूवमेंट मतलब कहीं आने जाने का अधिकार है, आबाद संचरण, कहीं भी आप मूवमेंट कर सकते हो भारत में पूरे। तो एम है आपका मूवमेंट के लिए। रेजिडेंस, कहीं बसने का अधिकार है। रेजिडेंट का मतलब क्या है? बसने का अधिकार है, तो ये आपका ई के अंतर्गत आता है। और एफ आपका खत्म हो चुका है, तो जी के अंतर्गत पी, पोलैंड, पोलैंड सैम रेजिडेंट पोलैंड। ठीक है, पी मतलब क्या है? पी है प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन करने का यहां अधिकार होता है। तो सैम रेजिडेंट पोलैंड, चाहो तो ये याद कर लो, चाहो तो एक बार एक एक करके एबीसीडी को समझते हैं। अभी कुछ कुछ अगर यहां भी याद हो गए पढ़ते वक्त भी, तो आप वहां पर आंसर मैच करने के लिए आती हैं चीजें, तो आंसर मैच कर सकोगे, या एक स्पेसिफिकली कोई उठाकर पूछ दिया तब भी आप सही करोगे। पहला है देखो आपका वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1) के ए के अंतर्गत, कि आपको बोलने का अधिकार है, एक्सप्रेशन का अधिकार है। बोलना क्या होता है भाई? वाक के अंतर्गत आता है बोलने का, स्पीच। और जो एक्सप्रेशन होता है, आप बोलकर, लिखकर, किसी भी तरीके से, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, वो सारी आपको फ्रीडम दी गई है यहाँ पर। दूसरा है शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन। कहने का मतलब है कि आर्म्ड तरीके से आप क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो कोई भी सम्मेलन। कोई भी सम्मेलन यहाँ पर आम तरीके से, मतलब आप किसके साथ में, हथियारों से लैस नहीं होना चाहिए। कहीं आप अगर सम्मेलन, कोई असेंबली बिठा रहे हो, वहां कोई भी हथियार युक्त व्यक्ति नहीं रहेगा। शांतिपूर्ण ढंग से आपको सम्मेलन करना है, और यह अधिकार आपको दिया गया है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार। 19(1) के बी में यह प्रावधान है। और 19(1) के सी में क्या है? सी में देखो, सैम के अंतर्गत देखो तो हमने एसोसिएशन, और यहीं पर कमिटीज भी है। तो सी से आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, वो वाला तरीका अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो सी फॉर 19(1) का सी, और सी फॉर होता है आपका कमेटी। क्या होता है? कमेटी। तो 19(1) सी में ही कमेटी वाला प्रोविजन है। और सहकारी समितियां बनाने का अधिकार जो है, ये बाद में जुड़ा है, याद रखना। तो इसीलिए ये पूछा भी जाता है कि किसमें शामिल किया गया है। 19(1) के सी में शामिल किया गया है। सी का मतलब होता है कमेटी, तो 1 के सी में ही इसको शामिल किया गया है। और ये सारे के सारे ध्यान रखना स्मॉल होंगे, ये बड़े नहीं बनेंगे। स्मॉल ABCD और कैपिटल ABCD में डिफरेंस पता होगा, तभी आप इस चीज को समझ पाओगे। देखो, स्मॉल ABCD ये सारे जो होते हैं, ये संविधान में मौलिक रूप से पहले ही मौजूद होते हैं। वहां हर जगह आपको स्मॉल लेटर लिखा दिखाई देगा। जहां आपको कैपिटल लेटर लिखा दिखाई दे, तो ये सही कर लेना आप, ये सारे के सारे स्मॉल रहने चाहिए। जहां आपको कैपिटल A, कैपिटल B दिखाई दे, समझ लेना संविधान संशोधन के बाद इसको बाद में शामिल किया गया है, मौलिक रूप से संविधान में नहीं था। ठीक, अब आगे 19 का 1 का सी तक क्लियर हुआ। सी में देखो आपका कमिटीज वगैरह शामिल की गई। डी में आते हैं तो कहीं भी घूमो आप। ठीक है, अब डी में आपको कहीं भी घूमने का अधिकार है। अबाध संचरण का अधिकार जिसको बोलते हैं, ई के अंतर्गत है। अब घूमते घूमते थक जाओगे तो रुकने का अधिकार है, कहीं बस जाने का अधिकार है ना। घूमते घूमते थक गए भाई, बस जाओगे आप, कहीं रुकना चाहोगे, तो ई के अंतर्गत क्या है आपका? बसने का अधिकार है।
एफ जो है आपका खत्म किया गया, ये भी बहुत आसान है याद रखना। एफ के अंतर्गत क्या आता था, 19 के 1 एफ के अंतर्गत आता था संपत्ति का अधिकार, और एफ का मतलब ही होता है आपका फंड, होता है कि नहीं होता है, याद करने के लिए बता रहा हूं, एफ का मतलब होता है फंड, तो फंड वाला जो प्रोविजन है इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है, तो 19(1) का एफ हटाया गया, अब बचता है जी, तो कोई भी प्रोफेशन करने का अधिकार होता है 19(1) के जी के अंतर्गत। अब इस पर जो आपके रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं 1 के ए, आर्टिकल 19(1) ए के अंतर्गत 19(2) के आधार पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, और क्या क्या आधार हो सकते हैं। आधार में देखो, भारत की संप्रभुता सॉवरेनिटी हो सकती है, इंटीग्रिटी अखंडता हो सकती है। आप ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते हो, ऐसा एक्सप्रेशन करने का आपको अधिकार नहीं है कि भारत की संप्रभुता पर चोट हो, भारत की अखंडता पर चोट हो, आप पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे। यही प्रोविजन 19(2) के अंतर्गत किया गया है। वही फ्रेंडली रिलेशन है, अगर किसी भी विदेशी राष्ट्र के साथ में हमारे मित्रवत संबंध है, एग्जाम्पल लेते हैं भूटान के साथ हमारे मित्रवत संबंध है, और भूटान को लेकर के कोई अगर मान लीजिए प्रेस में ही बैठा व्यक्ति है और बहुत निगेटिव बातें बोलता है, ऐसा बोलता है कि हम दोनों संबंधों देशों के संबंध इससे खराब हो सकते हैं, तो आप पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाएंगे तुरंत के तुरंत, बिना सोचे समझे, ठीक है। तीसरा, अगर सिक्योरिटी ब्रीचेस की समस्या आती है तो वहां भी आप पर रिस्ट्रिक्शन लगेगा। पब्लिक ऑर्डर कहने का मतलब है आपकी स्पीच से, आपके थॉट ऑफ एक्सप्रेशन से क्या हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर या पब्लिक ऑर्डर अगर बिगड़ता है तब भी आप पर रिस्ट्रिक्शन लगेंगे। और अगर आप डिफेम करते हो, किसी कोर्ट के डिसीजन को डिफेम करते हुए अगर आप स्पीच देते हो या एक्सप्रेशन देते हो, है ना, अपनी बात रखते हो, तब भी आप पर रिस्ट्रिक्शन लगेगा। तो ये बड़े रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, और उसके जो आधार यहाँ बताए गए ये समझ में आ गए होंगे कि बहुत ही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, आधार बहुत ही रीजनेबल हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आर्टिकल डी और 19(1) का डी और 19(1) का ई, इन दोनों पर आर्टिकल 19(5) के अंतर्गत रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। यहाँ बेसिकली देखो, एक तो साधारण जनता होती है, उसके हित नहीं प्रभावित होने चाहिए, वहां जो रहने वाली जनता है। दूसरा, शेड्यूल्ड ट्राइब्ड एरियाज जो होते हैं, अनुसूचित जातियों के एरिया होते हैं, विशेष संस्कृति संरक्षण होती है, वहां आपको अबाध संचरण नहीं दिया जाएगा, और वहां बसने का अधिकार भी आपको नहीं दिया जाएगा। ये रेस्ट्रिक्शन आपको लगाए जा सकते हैं आपके ऊपर, क्योंकि इनके कल्चर को भी प्रोटेक्शन करना है, इसको भी हमने अपने संविधान में शामिल कर रखा है। तो दो चीजें यहां समझ में आई कि जो आर्टिकल 19(1) ए के अंतर्गत, यहां क्या है, आर्टिकल 19(1) में ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, और जी, यहाँ आर्टिकल ए से जी तक जिसमें एफ खत्म हो चुका है, हमने यहाँ स्वतंत्रताएं दी हैं अपने नागरिकों को, कौन कौन सी हैं, लेकिन ये सारी स्वतंत्रताएं जो है एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं है तो कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होंगे, वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के आधार हमने देखे, सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, फ्रेंडली रिलेशन है किसी के साथ में, पब्लिक ऑर्डर नहीं खराब होना चाहिए, और आपका डिफेमेशन नहीं होना चाहिए कोर्ट का। ऐसे हमने आधारों पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं। आर्टिकल 19 क्लियर हो गया होगा कि कैसी स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता में भी जैसे प्रेस की स्वतंत्रता भी है ना, तो प्रेस की स्वतंत्रता आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आ जाता है, लेकिन उस पर जो रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं, रेस्ट्रिक्शंस में आपके वो सारे आधार हैं जो उस पर भी लागू होते हैं, ठीक। आगे बढ़े, अब आर्टिकल 19 क्लियर। अब इतना घोल लोगे अगर 19 को, तो फिर अब आर्टिकल 19 से अगर कोई प्रश्न आएगा भी तो आपसे गलत होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा, बहुत आसान पूछता है प्रश्न, और हम इतना डिटेल से अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर आसान तो गलत हो ही नहीं सकता आप, ठीक। अब आर्टिकल 20 पर आते हैं। आर्टिकल 20 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 20 में ध्यान रखना कन्विक्शन की बात की गई है। अब कन्विक्शन, एक्यूज्ड और कन्विक्शन में अंतर क्या होता है, एक्यूज्ड और कन्विक्शन में अंतर समझो। एक्यूज्ड मतलब होता है आरोपी, आप पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, आप पर कोई आरोप अगर लगाया गया, चोरी का आरोप लगता है मान लीजिए, या मर्डर का आरोप लगता है, तो वह केवल अभी एक्यूज्ड है, कहने का मतलब उसका प्रूफ नहीं हुआ है। और ये आर्टिकल 20 जो है, 20 कन्विक्शन की बात करता है, यानी कि उस पर आरोप प्रूफ हो चुका है, दोषी सिद्ध हो चुका है। अब सिद्ध दोष व्यक्ति को संरक्षण दिया जाएगा, उसके भी कुछ मौलिक अधिकार होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को दोषी सिद्ध हो गया तो उसके सारे मौलिक अधिकार खत्म हो गए, कोई मौलिक अधिकार, उसके क्या मौलिक अधिकार होंगे, उसके मौलिक अधिकारों का संरक्षण इस तरह ही रखा गया है कि भाई मान लीजिए उसको दोषी, अब मान लीजिए वो किसी भी दोष के लिए, किसी भी कार्य के लिए दोषी ठहराया गया, अब उसको भूतलक्षी रेट्रोस्पेक्टिव विधि से संरक्षण दिया जाएगा। कैसे, इसको समझ लो खोलकर, इसको ऐसे समझना है कि रेट्रोस्पेक्टिव कानून वह होता है, मान लो इसने 2017 में कोई क्राइम किया, क्लियर बात है, 2017 में कोई क्राइम किया था जिसके लिए 2 साल की सजा थी, अब 2018 में उसी क्राइम के लिए आजीवन कारावास हो जाता है। तो जब उसने क्राइम किया था तब 2 साल की सजा थी, तो उस व्यक्ति को मैक्सिमम 2 ही साल की सजा मिलेगी, आजीवन कारावास नहीं मिलेगा। तो ये होता है रेट्रोस्पेक्टिव कानूनों से संरक्षण, यानी कि 2018 में कोई कानून आप बना करके 17 से उसको लागू नहीं कर सकते हो, ये याद रखना। आर्टिकल 20 के अंतर्गत यहां इसको संरक्षण दिया गया है, और उसकी सजा को बढ़ाया नहीं जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को घटाया जरूर जा सकता है, आप उसकी सजा को बढ़ा नहीं सकते हो। पहला संरक्षण ये हो गया।
फिर दूसरा जो सब क्लास है ये कहता है कि एक दंड के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। कोई अगर पनिशमेंट दिया गया है तो एक दंड के लिए एक ही बार प्रावधान। इसमें अगर राजीव गांधी वाला मामला आपको याद हो तो वहां पर राजीव गांधी वाले मामले में 10-11 साल तक जो अपराधी थे उन्हें जेल में रखा गया था। अब बोले उन्हें जब फांसी देने की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया गया। और बाहर निकालने का तर्क यह था कि वो देखिए उनको फांसी उसी टाइम मिलनी थी। अब 12 सालों से आपने इतना 12 के 24 सालों से इतना आपने अगर समय लिया है, समय लेने के साथ उनकी जो 24-25 वर्षों की जेल में सजा है वो तो कट गई ना, है ना। तो एक तरीके से एक दोहरी सजा हो जाएगी अगर फांसी की सजा दी जाएगी। तो इस आधार पर ही देखो उन्हें छोड़ दिया गया था। तो दोहरे दंड से सुरक्षा की गई है। आर्टिकल 20 के 2 के अंतर्गत यह बात की गई है। और आर्टिकल 20 के 3 में कहा गया है कि जो वो दोषी होगा उसको आप अपने ही विरुद्ध क्या कर सकते हो, गवाह नहीं बनाओगे। ये नहीं कहोगे कि आप अपने ही विरुद्ध गवाही दो कि मैंने ही यह क्राइम किया हुआ था। इससे संरक्षण दिया गया है कि आप किसी भी तरीके से प्रेशर नहीं डाल सकते हो उसके ऊपर, और अगर वो देता भी है तो उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी। अब इसमें देखो ऐसा नहीं है कि पॉलीग्राफी वगैरह और ये सारी चीजें जो क्राइम करेगा वो सारी चीजें देखो उससे तो बयान तो लिया ही जाएगा, लेकिन उसको गवाह नहीं बनाया जाएगा। अपने विरुद्ध उसको गवाह बनाने से सुरक्षा दी गई है। आर्टिकल 20 समझ में आया होगा। और आर्टिकल 20 का महत्व इतना है कि आपातकाल में कोई भी किसी भी परिस्थिति में भी आर्टिकल 20 और 21 हमने पीछे पढ़ा ना, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये किसी भी हालत में खत्म नहीं होते हैं, ये हमेशा बने रहते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 20 और 21, 20 क्लियर हो गया, 21 को भी क्लियर करते हैं। 21 जो है आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। यहां पर जीने का अधिकार जो है ये समझ लो, और जीवन भी कैसा होना चाहिए, जीवन का जो अधिकार होना चाहिए आर्टिकल 21 में इसकी बात कही गई। बहुत व्यापक ये आर्टिकल है, इसके अंतर्गत बहुत सारे आपके एलिबोरेट किया गया कि क्या क्या आखिर जो जीवन का अधिकार है उसमें शामिल होता है। लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण एक मामला हुआ मेनका गांधी का केस। मेनका गांधी का जो केस होता है, इन्हें विदेश जाने से पहले इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है, ये विदेश जा रहे होते हैं। अब देखो इनका जब पासपोर्ट जब्त होता है तो पासपोर्ट जब्त होने के साथ ये कोर्ट चले जाते हैं, और कोर्ट जाने के बाद कहते हैं कि हमें जो है विदेश जाने का अधिकार भी हमारा जीवन जीने का अधिकार है। और जीवन केवल जीवन नहीं होना चाहिए साधारण जीवन, डिग्निफाइड जीवन होना चाहिए, गरिमापूर्ण जीवन की बात की गई है। तो गरिमापूर्ण जीवन के अंतर्गत खाली हम देश के अंदर ही घूम नहीं सकते, हम विदेशों में भी घूम सकते हैं। बोले बिल्कुल सही बात है। इसी कारण से मेनका गांधी केस में डिग्निफाइड लाइफ की बात की गई थी, और काफी आर्टिकल 21 को एलेबोरेट किया गया था। ठीक है, और आर्टिकल 21 के बाद आर्टिकल 21 का देखो ए भी यहां पर शामिल है। आर्टिकल 21 ए आप पढ़ते होगे, 86 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 2002 में, इसके बाद में जो आपका डीपीएसपी था, डीपीएसपी में आर्टिकल 45 के अंतर्गत, अभी आज डीपीएसपी हम पढ़ेंगे अच्छे से और याद कर लेंगे सारे के सारे जैसे एग्जाम में आता है। अब डीपीएसपी में आर्टिकल 45 में पहले यह मेंशन था कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए राज्य का यह दायित्व है निःशुल्क शिक्षा करे। अब यही आपका आगे चल करके डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट बना दिया गया, और फंडामेंटल ड्यूटी में भी इसको शामिल किया गया है। फंडामेंटल राइट में कहां पर इसको शामिल किया गया है, आर्टिकल 21 ए के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। यहां ए जो है कैपिटल बनेगा, ध्यान रखना, क्योंकि यह मौलिक रूप से संविधान में नहीं है, इसको बाद में ऐड किया गया है इस आर्टिकल को। तो समझ में आया, कैपिटल ए स्मॉल ए जहां दिखेगा अब कंफ्यूजन एकदम नहीं होगा, क्लियर तरीके से समझ जाओगे। तो 21 ए में बोला गया कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। ठीक, अब आर्टिकल 21 क्लियर हुआ और 21 ए क्लियर हुआ। 21 को देखो एलिबोरेट किया गया, बहुत व्यापक कानून है। तो इसमें जो निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी होता है, यह भी आपका आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। पूछ लिया जाता है कि निजता का अधिकार मतलब प्राइवेसी का अधिकार, यानी कि जो हमें निजता का अधिकार है, जीने का अधिकार है। ठीक है, वैसे ही एक मरने के अधिकार पर भी डिबेट है कि क्या मरने का अधिकार भी जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो यहां पर जो मरने का अधिकार है, यहां भी यूथेनेशिया का कॉन्सेप्ट आता है। जो पॉजिटिव यूथेनेशिया, सकारात्मक यूथेनेशिया होता है, एक होता है पैसिव, एक्टिव होता है, और एक निगेटिव होता है। तो एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया की बात होती है। तो भारत में जो पैसिव यूथेनेशिया है, इसको मान्यता दी गई। कैसे, कोई अगर मान लो व्यक्ति है, असाध्य रोग से पीड़ित है, कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका इलाज संभव नहीं है, तो उसको फिर दर्दनाक मौत ना हो, उसको आसान एक शांतिपूर्वक मौत दी जा सकती है, ऐसा भारत में अभी माना गया है। वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जीने के अधिकार में मरने का कौन सा अधिकार है, ये क्लियर हुआ होगा। और निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, इसके लिए जो मामला हुआ था, पुट्टा स्वामी मामला था। पुट्टा स्वामी मामले में केस में कहा गया था कि राइट टू प्राइवेसी भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत व्यक्ति की डिग्निफाइड लाइफ के अंतर्गत आता है।
फिर स्वच्छ पर्यावरण का मामला। अब स्वच्छ पर्यावरण का मामला मेहता केस है, याद रखना। मेहता केस के अंतर्गत ही जो आपका स्वच्छ पर्यावरण है, यह भी नागरिक का अधिकार होता है कि उसको स्वच्छ से स्वच्छ पर्यावरण दिया जाए। इसी में ही गंगा की सफाई वगैरह देखते होंगे, ठीक है। और जो पीएम जो है 2.5 पीएम 10 के कंट्रोल को लेकर के गवर्नमेंट स्टेप उठाती रहती है। जो आप BS4 से BS6 की ओर जा रही है गवर्नमेंट, ये जो स्टेप उठाया गया, ये सब क्या है भाई? हमारे अधिकारों के संरक्षण के लिए तो प्रयास किया जा रहा है। तो मेहता केस में ही ये बातें बोली गई थी। फिर मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार भी होता है। एक विशाखा केस हुआ महत्वपूर्ण। तो विशाखा केस में तय किया गया जो कार्यस्थल होते हैं, कार्यस्थल पर जो महिलाओं के प्रति जो यौन शोषण होता है, इसके विरुद्ध संरक्षण का अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। ये विशाखा केस में तय किया गया। तो ऐसे ही आर्टिकल 21 को जब आप पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा ये व्यापकता नजर आएगी। आगे लगातार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलग अलग डिसीजन देकर के इसकी व्यापकता को और बढ़ाया जाता रहा है। अब आर्टिकल 22 पर आते हैं। 22 क्या है भाई? 20 और 22 में कंफ्यूजन होता है। आर्टिकल 20 जो है यहां पर दोष सिद्ध हो चुका है, और आर्टिकल जो 22 है यहां दोषी नहीं है व्यक्ति। फिर क्या है? यहां प्यूनिटिव डिटेंशन है या प्रिवेंटिव डिटेंशन है। प्यूनिटिव डिटेंशन मतलब होता है कोई गिरफ्तारी व्यक्ति की करनी है ना, किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर, देखिए गिरफ्तारी तो होती है, लेकिन यहाँ प्रिवेंटिव जो होता है कोई अपराध या आशंका है। यहाँ क्या होता है? कोई अपराध हो गया है और फिर हम व्यक्ति को उठाने आए हैं, ये होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। और प्रिवेंटिव होता है कि एक आशंका है, संदेह है हमें कि यह अपराध हो सकता है अगर इस व्यक्ति को हमने खुला छोड़ दिया, इसको हमने अगर डिटेंशन में नहीं लिया। तो ये दोनों में अंतर होता है, समझ में आया? तो प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात कहां पर की गई है? आर्टिकल 22 में। यहाँ P और P रिपीट हो रहा है, तो ऐसे भी याद रखना 2 और 2 रिपीट हो रहा है। तो आर्टिकल 22 के अंतर्गत इस तरीके की निवारक निरोधक जो गिरफ्तारी होती है, इसका प्रावधान किया गया है। अब आर्टिकल 22 को भी तोड़कर अगर पढ़ोगे कि कैसे प्यूनिटिव डिटेंशन में, मान लीजिए जैसे आपको आ रही है पुलिस गिरफ्तार करने, यहां समझना बिल्कुल इजी वे में समझने की कोशिश करना। अब पुलिस आपको आ रही है गिरफ्तार करने, और आप पता चला कोई क्राइम हुआ है, उसके लिए गिरफ्तारी आपकी हो रही है, आपको दोषी पाया जा रहा है। अब दोषी पाए जाने के अधिकार, अभी पहले तो गिरफ्तारी ही होगी आपकी, है ना, पहले तो आपको पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा। अब पुलिस कस्टडी में रखने के लिए पहले आप क्या करोगे? पहले बोलोगे आधार क्या है। पहले आप क्या प्रश्न करोगे? आधार क्या है। ये सुरक्षा है आपकी, ध्यान से समझना, आपकी सुरक्षा है, स्वतंत्रता है आपको कि आपकी गिरफ्तारी कहीं गलत ना हो जाए। तो आप वारंट पूछ सकते हो कि आप किस आधार पर मुझे गिरफ्तार करने आए हो। दूसरी बात की गई कि हमें अपना वकील है, हम अपने वकील से परामर्श भी ले सकते हैं। तो वकील से परामर्श लेने का अधिकार भी आपको दिया जाएगा। 2 तरीके का संरक्षण। तीसरी बात कही जाएगी कि भाई आप पुलिस कस्टडी में 24 घंटे तक रख सकते हो, और इस 24 घंटे में आपकी यात्रा वाला टाइम और छुट्टी, मान लीजिए बीच में शनिवार या रविवार पड़ जाता है जहां पर कोर्ट बंद रहता है, तो ये वाला टाइम जो है काउंट नहीं किया जाता है। इसीलिए जो गिरफ्तारी की जाती है, अक्सर देखा होगा शनिवार को उठाती है पुलिस, क्योंकि बीच में संडे पड़ जाएगा, लंबे समय तक तुमको पुलिस कस्टडी में रखेंगे, सब कुछ उगल दोगे तुम, ठीक, जो प्यूनिटिव डिटेंशन होता है। तो इसलिए 24 घंटे का यहाँ टाइम दिया जाएगा। 24 घंटे के बाद आपको पुलिस कस्टडी से कहां? कोर्ट के सामने पेश करना होगा। अब कोर्ट आगे अगर जुडिशियल कस्टडी में रखना चाहेगी तो रखेगी, या पुलिस कस्टडी में रखना चाहेगी, ये कोर्ट तय करेगी। तो ये आपका 22 से 1 और 3 के अंतर्गत इस तरीके का संरक्षण दिया गया है। अब 22 के 4 से 7 में प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की गई है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का अगर बढ़िया एग्जांपल देखना है तो जम्मू और कश्मीर में वहां के जो बड़े बड़े लीडर थे, उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन करके रखा गया था कि अगर इनको खुला छोड़ा गया तो भड़क सकती हैं चीजें और राष्ट्र की एकता और अखंडता बाधित हो सकती है, ठीक। तो वहां देखो गिरफ्तारी की गई थी, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन आपको दिखाई दिया था। इसमें बोला जाता है, देखो यहां भी कुछ संरक्षण है। ऐसा नहीं है कि प्यूनिटिव डिटेंशन में जैसे हमने 24 घंटे की वहां टाइमलाइन तय की है, यहां प्रिवेंटिव डिटेंशन में आप मैक्सिमम व्यक्ति को 3 महीने तक, कब तक? 3 महीने तक अधिकतम आप उसको डिटेन करके रख सकते हो। फिर 3 महीने के बाद क्या होगा? 3 महीने के बाद आपको अगर रखना है तो एक आपको एडवाइजरी बोर्ड बनाना पड़ेगा। वह एडवाइजरी बोर्ड क्या होगा? उसमें हाई कोर्ट का जज रहेगा, या हाई कोर्ट के जज की योग्यता रखने वाला कोई व्यक्ति रहेगा, या रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज, इसको बिठाया जाएगा। और अगर ये आगे बढ़ाता है, अगर वह निवारक जो निरोध के आधार पर गिरफ्तारी की गई है, उस डिटेंशन को अगर बढ़ा देता है तब ठीक है, आगे 1 साल तक इसको ऐसे ही बढ़ाया जा सकता है। यदि नहीं बढ़ाया जाता है तो 3 महीने के बाद आपको उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा वहां से, ठीक है। तो ये एक प्रोविजन है आपका, 3 महीने तक प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार पर आप गिरफ्तारी कर सकते हो, इसको याद रखना है। अब यहां व्यक्ति को देखो कारण जानने का अधिकार होता है और अभ्यावेदन देने का, लेकिन अगर चाहे गवर्नमेंट चाहे या सरकार चाहे और ये कह दे कि भाई अभी हम इंटीग्रिटी या सोवरेनिटी को देखते हुए भारत की
अखंडता इससे बाधित हो सकती है, अगर हम कारण देंगे तो ये नकार भी सकती है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामले में ये अगर नहीं देना चाहे गवर्नमेंट तब भी माना जा सकता है। और जो गिरफ्तारी होती है इन कानूनों के आधार पर अभी तक देखो गिरफ्तारी होती चली आई थी। वर्तमान समय में जो कानून है यूएपीए का कानून है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए के आधार पर होती थी, मीसा बना था, है ना, कोफे पोशा बना था, ये सारे कानून बने हुए थे जिसमें आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार पर गिरफ्तारी की जाती थी। अब हो गया समानता का अधिकार क्लियर, इक्वलिटी वाला और लिबर्टी वाला। इक्वलिटी 14 से 18 है और लिबर्टी आपका 19 से 22 है। एक एक आर्टिकल को बहुत अच्छे से यहाँ समझते चलना है, सुनते चलना है, सब एकदम तैयार हो जाएगा। अगर आज डिटेल से इसको एक बार पढ़ लिया तो फिर दोबारा ये जो छोटे मोटे होते हैं ना, छिटपुट से क्वेश्चन होते हैं, ये गलत नहीं होंगे। अब आते हैं शोषण के विरुद्ध। अब शोषण भी किसका हो रहा है, देखो शोषण किसका होगा, नागरिकों का होगा। नागरिकों में भी किसका, ह्यूमन का। ह्यूमन का अगर शोषण होगा उसमें ह्यूमन के शोषण में ट्रैफिकिंग हो सकती है या फिर आपका फोर्स्ड लेबर हो सकता है। यानी कि फोर्स्ड लेबर में समझो यहाँ जबरन उससे लेबर परिश्रम कराया जाएगा। जबरन अगर श्रम कराया जाता है तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तो बेगार की भी चर्चा यहाँ पर की गई है। जब इसको आप पढ़ोगे तो यहाँ बेगार शब्द लिखा हुआ है। बेगार का मतलब होता है कि उसको परिश्रम कराया जाता है और एक भी पैसा न दिया जाए, बेगारी करा ली जाए। और जो फोर्स्ड लेबर होता है कि जितना महीनताना अगर 100 रुपए बनता है, लेकिन अगर फोर्स्ड तरीके से कराया जाएगा तो उसको 50 रुपए देकर ही आगे निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बलात् श्रम जिसको बोलते हैं फोर्स्ड लेबर। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है, व्यापार देखो आप करते हो वस्तुओं का लेकिन ह्यूमन के अंगों का, या ह्यूमन का ही ट्रैफिकिंग, ह्यूमन का व्यापार करने लगते हो, तो वो आपका आता है इसके अंतर्गत। आर्टिकल 23 में ना तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की इजाजत दी गई है, ना आप कोई फोर्स्ड लेबर ना बेगारी करा सकते हो। ये सारे प्रावधान आपको पहले दिखाई देते थे भारत के समाज में, भारतीय समाज में ये चीजें दिखती थी। इसीलिए आर्टिकल 23 में इस शोषण से मुक्त करने के लिए ये सारे प्रावधान डाले गए हैं और इस पर कानून बनाए गए। कानून में देखो यार, जो आप फोर्स्ड लेबर कराते हो इसके लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आया। अब मिनिमम आप वेजेस अगर तय कर दोगे, मजदूरी तय कर दोगे, तो क्या भैया फोर्स्ड लेबर करा सकता है कोई? नहीं करा पाएगा। इससे कम तो आप मजदूरी दे ही नहीं सकते हो। लेकिन इसकी भी एक अलग समस्या है। समस्या यह है कि मजदूर को पता ही नहीं होता है कि मिनिमम जो जो आपका न्यूनतम वेजेस एक्ट है इसमें हमारी न्यूनतम मजदूरी तय कितनी की गई है। तो अभी भी गांव ग्रामीण क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है। दूसरा है अनैतिक व्यापार निवारण। देखो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया। तो आर्टिकल 23 के अंतर्गत क्या प्रावधान है, 23 के अंतर्गत ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की गई है, फोर्स्ड लेबर की बात की गई है। फोर्स्ड लेबर क्या होता है, बेगार क्या होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है, ये समझ लिया। और 23 में देखो इसकी चर्चा है। 23-24 में कंफ्यूजन होगा तो याद रखना पहले आपका ह्यूमन है और 24 है ना, 24 की तरह ही आप क्या है, चाइल्ड। दोनों एक साथ पढ़ो, 24, चा से 24 और चा से ही चाइल्ड, ऐसे याद रखोगे। अगर 24 भी अगर याद रहा तो 23 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको। चा से 24 और चा से चाइल्ड। तो इस तरीके से बार बार जब इसको पढ़ोगे ना तो आर्टिकल 24 में क्या है ये कंफ्यूजन नहीं होगा। और आर्टिकल 24 में क्या है ये तो हम आगे मिलान के लिए थोड़ा इसको और ब्रीफ समझ लेते हैं, तो फिर आपसे फिर और आसानी से इसको आर्टिकल याद करने में दिक्कत नहीं होगी। यहां बात की गई है कि फैक्ट्री, माइंस या कोई परिसंकट में गतिविधियों में या कोई निर्माण कार्य में, फैक्ट्री माइंस वगैरह में या किसी निर्माण कार्य में छोटे जो बच्चे होते हैं, और कितने छोटे, 14 साल से कम उम्र के। यहाँ प्रोविजन था कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं कराया जाएगा जो उनके लिए हैजार्डस होगा। तो यहाँ क्लियर कर दिया गया कि बाल श्रम को रोका जा रहा है। क्या रोका जा रहा है, बाल श्रम को। यहाँ पर चाइल्ड जो है, चाइल्ड से जो जबरन जो परिश्रम कराया जाता है इसको रोका जा रहा है आर्टिकल 24 के अंतर्गत। यहाँ शोषण बच्चों का नहीं होगा, ऊपर जो शोषण है ये मानव का या मजदूर का, या जो एक तरीके से समझिए जो सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास होती है इनका शोषण ज्यादा होता है, जिनसे बेगारी या बालाश्रम कराया जाता है, इनका शोषण नहीं होगा। बच्चों के लिए जो बात की गई 14 साल से कम उम्र के लिए, वो आर्टिकल 24 के अंतर्गत की गई है। यहां बोला गया है कि भाई किसी भी तरीके से फैक्ट्री, माइंस या इनमें बच्चों से जबरन काम नहीं कराया जाएगा। अब जबरन में भी यहाँ डिबेट हुई कि किस तरीके के काम, तो बोला गया हैजार्डस काम नहीं कराओगे। कुछ ऐसे काम रहेंगे जैसे कोई घरेलू काम है भैया, घर का कोई माता पिता की मान लो हेल्प कर रहा है बच्चा, तो उसको यहाँ 24 के अंतर्गत उसका शोषण नहीं माना जाएगा। कोई मनोरंजन वाले काम है ना, कोई एंटरटेनमेंट वाले काम है तो उसको भी कर सकता है, इसको भी कोई एक शोषण की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। तो याद रखना इन्हें शोषण की कैटेगरी में नहीं डाला जाता है। घरेलू यदि माता पिता वगैरह की कोई साधारण से आसान कामों में हेल्प करता है, ठीक है, और वो हैजार्डस नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना। और तीसरी एक बात और यहाँ पर चर्चा की जाती है 24 में, हैजार्डस हो गया, ठीक है, फैक्ट्री और माइंस हो गया, चलो हाँ ठीक है, सारा हो चुका है। अब 23 और 24 क्लियर हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अब देखेंगे आर्टिकल 25 में 25 से 28 तक के लिए, 25 से 28 तक के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई। यानी कि जो सभी धर्मों के लोग यहाँ पर रह रहे हैं
और हम पंथ निरपेक्षता की बात भी करते हैं, तो सभी धर्मों को अपने अपने धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता है। यहाँ आर्टिकल याद रखना 25 में क्या प्रावधान है, सभी धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म को अंतःकरण मतलब कंसाइंसमेंट का यहाँ राइट है। फिर अबाध रूप से मानने का यानी कि प्रोफेशन का राइट है। आचरण का अधिकार है, जैसे प्रैक्टिस करने का, अपना अपना धर्म प्रैक्टिस करने का अधिकार है। और प्रसार का अधिकार है, प्रोपगेशन का अधिकार है। यहाँ प्रसार में ना एक बात बड़ी डिबेटेबल रहती है कि प्रसार के अंतर्गत लोग कन्वर्जन को भी समझ लेते हैं। देखो, प्रसार का मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आप धर्मांतरण कराओ जबरन का, ठीक है। प्रसार का मतलब यहाँ सकारात्मक दृष्टिकोण से समझने की जरूरत है। और जो ये क्रम है अगर पूछ लिया गया तो CPPP याद रखना, CPPP, ठीक है। C का मतलब क्या है, कंसाइज अंतःकरण, और P का मतलब है आपका प्रोफेशन, अबाध रूप से मानना, और प्रैक्टिस मतलब होता है आचरण करना। और इसी प्रैक्टिस के अंतर्गत एक अभी और बात आएगी कि जो कृपाण रखते हैं, जो सिख वगैरह होते हैं, कृपाण रखने का अधिकार इसी आचरण के अंतर्गत रखते हैं। पूजा समारोह परंपरा का अधिकार तो होता ही है, साथ ही सिखों को जो कृपाण रखने का अधिकार है वो भी उनके आचरण के अधिकार के अंतर्गत ही माना गया है। इसको गलत नहीं माना जाएगा। प्रसार का अधिकार है, इसमें कन्वर्जन का राइट नहीं होता है। ये तो हो गई इनकी स्वतंत्रता। अब ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये तय होगा इन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा करके। 25 में जो रेस्ट्रिक्शन लगे हैं, पहला लगा है पब्लिक ऑर्डर को लेकर के। पब्लिक ऑर्डर मतलब लोक व्यवस्था, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं आपका बिगड़ना चाहिए। जैसे भैया कोई भी आप धार्मिक अपना अंतःकरण या आचरण कर रहे हो, कोई भी आप रैली मान लीजिए निकाल रहे हो, धर्म से धार्मिक रैली, उससे अगर आप लॉ एंड ऑर्डर खराब करते हो तो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, पब्लिक ऑर्डर को देखते हुए आप पर रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। वहां आप ये नहीं बोलोगे कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता बाधित हो रही है। दूसरा है भाई स्वास्थ्य को लेकर के। अब स्वास्थ्य को लेकर के ऐसे समझो जैसे आप जगराता या कुछ भी कर रहे हो, बगल में कोई बीपी का मरीज है, ठीक है। अब बीपी का मरीज हो, उसको यदि समस्या आती है तो इसीलिए रेस्ट्रिक्शन लगाते हुए रात 10 या 12 बजे ऐसे, या डीजे वगैरह समझो, डीजे वगैरह भी आपका क्या है, पब्लिक ऑर्डर को या आसपास लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक लिमिट तय की गई कि आप 10 बजे तक, ठीक है, ये चीजें आप बजा सकते हो, ठीक। कोई भी ये नहीं कहोगे कि भाई हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, हमें पूरी रात ऐसा करने दो। इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, ये याद रखना। अगर आपको धार्मिक स्वतंत्रता मिली है तो ये 3 आधार हैं, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और तीसरा है नैतिकता। कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो आप धर्म की आड़ में, इसीलिए अनएथिकल प्रैक्टिस करोगे तब भी आप पर रेस्ट्रिक्शन लगेंगे। कुछ ऐसे केसेस आए हैं, बहुत धार्मिक संस्थाएं हैं जहां पर अनएथिकल प्रैक्टिसेस देखने को मिली हैं। तो इसीलिए ये 3 जो आपके रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, पहला है पब्लिक ऑर्डर, दूसरा है हेल्थ, और तीसरा है अनएथिकल जो एथिक्स है, एथिक्स के बेस पर। इन 3 बेसिस पर आपका क्या हो सकता है, रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता को बाधित किया जा सकता है। और 25 के अंतर्गत हमने देख लिया कि धार्मिक स्वतंत्रता किस तरीके से दी गई नागरिक को। इसी में 25 के 2 में बोला गया सिख जो हैं, सिखों को कृपाण रखने का भी अधिकार दिया जाएगा। सिखों को उनके धर्म के अंतर्गत अनिवार्य हिस्सा माना जाएगा कि वो कृपाण रख सकते हैं, कृपाण रखकर जमा हो सकते हैं। यहाँ 19 का जो 3 है, 1 का 3 है, उसके अंतर्गत कहा गया है, 1 का सॉरी बी है, इसके अंतर्गत क्या कहा गया था कि आप आम तरीके से कोई भी सम्मेलन सभा नहीं कर सकते हो। अब बोले सिख यदि कृपाण लेकर आएंगे तो सिख, यहाँ क्लियर किया गया कि सिखों के द्वारा जो कृपाण है ये कोई हथियार नहीं है, ये कोई आम नहीं है, ठीक है, ये उनके धर्म का अनिवार्य हिस्सा है। तो इसको याद रखना, प्रश्न बनाया गया है। दूसरा एक प्रश्न बनाया गया है जो यहाँ पर हिंदू की चर्चा की गई है, हिंदुओं को जो यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, इसमें हिंदू शब्द के अंतर्गत किसे किसे काउंट किया जाता है। केवल हिंदू नहीं, क्या क्या आता है इसमें, सिख भी आते हैं। जो हिंदू वर्ड है इसमें सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं और बौद्ध भी आते हैं। यहाँ क्या नहीं आते हैं, बोले पारसी नहीं आते हैं। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर देखना, पूछा गया था कि हिंदू की परिभाषा के अंतर्गत कौन नहीं शामिल किया जाता है, तो सिख भी है, जैन है, बौद्ध है, पारसी जो है इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ये आपके एग्जाम में प्रश्न बना है, इसीलिए यहाँ पर देखो आपको क्लियर कर दिया गया। अब 26, 27, 28 को एक साथ देख लो। 26 आप समझो, 27 समझो और 28 समझो। 26, 27, 28 में क्या है, कीवर्ड इनके पकड़ लो। 26 में देखो मैनेजमेंट की बात की गई है धार्मिक कार्यों में, और 27 में टैक्स की बात की गई है, 28 में एजुकेशन की बात की गई है। यहां जब धार्मिक स्वतंत्रता में 26, 27, 28 समझोगे तो 29, 30 को भी यहां ध्यान से समझना, क्योंकि आपको मैच करना होगा। मैच करने में आपके कीवर्ड पकड़ में आने चाहिए, वहां से मैचिंग एकदम सही होनी चाहिए। फिर आप इसके बाद क्वेश्चन जब लगाओ, क्वेश्चन जो आपके पास प्रैक्टिस के लिए रहे उसको लगाया करो और समझा करो वहां से कि देखो 29 और 30 के अंतर्गत क्या प्रावधान है, और क्या 29, 30 अलग अलग ना मैच कर देना, है ना। ये कैसे याद रखोगे, देखो 28 में क्या है, एजुकेशन से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखोगे, 29 और 30 यह अल्पसंख्यकों के लिए, देखो अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया गया है, लेकिन 30 जो है आपका यह भी शिक्षा से है। तो 25 से जो 28 प्रावधान है,
और 29 से 30 है, यह एक कैटेगरी है। 25 से 28 अलग कैटेगरी है। 25 से 28 में सबसे लास्ट कौन सा है? बोले 28 है। 29 से 30 में सबसे लास्ट कौन सा है? यह भी 30 है। तो आखिरी वाला किसके लिए है? लास्ट वाला शिक्षा के लिए है। इतना याद रखना। एक कीवर्ड अगर आपको याद रहेगा, कीवर्ड शिक्षा निकाला, दोनों शिक्षा के लिए है। 28 भी शिक्षा वाला है और 30 भी अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित है। तो आप क्या है, मैच कर दोगे सही से। ऐसे कीवर्ड बेस पर आप क्या किया करो, मैचिंग के लिए सही आंसर मारा करो। 26 आपका मैनेजमेंट हमने कीवर्ड निकाला। 27 में टैक्स है, क्योंकि इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझना इसको। 28 शिक्षा से संबंधित है। 29 आते हैं भाई। 29 में क्या है? अब हम आ गए संस्कृति और शिक्षा के संरक्षण की। 29 में अल्पसंख्यकों के लिए संरक्षण की बात की गई है और कोई भी भाषा, लिपि या संस्कृति जिसकी अपनी है उसको सुरक्षा दी जाएगी। यहाँ पर आर्टिकल 29 में यह प्रावधान किया गया है। और 30 में सीधा प्रावधान है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं, यहाँ अल्पसंख्यक वर्ग को भी परिभाषित नहीं किया गया है। आगे हालांकि बोला गया कि अल्पसंख्यक जो होता है, जो 50% जनसंख्या यदि कम है, और आधार यहाँ क्या निकाले गए हैं? भाषा एक आधार हो सकता है और दूसरा आधार हो सकता है धर्म। रिलीजन के बेस पर हो सकता है, लिंग्विस्टिक बेस पर हो सकता है। दो ही आधारों पर अभी तक यह जो अल्पसंख्यक की परिभाषा निकाली गई है। अगर भाषा के आधार पर वहां देखा जाएगा और वहां पर वो देखा जाएगा धर्म के आधार पर, रिलीजन के बेस पर उनकी संख्या 50 से कम है तो आपके वो अल्पसंख्यक के कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए भले ही मुस्लिमों की जनसंख्या 20% है, लेकिन 50 से तो कम है, तो ये भारत में अल्पसंख्यक की कैटेगरी में रखे गए हैं। ठीक है, सिख हो गया, ठीक है, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, ये सारे किसमें आते हैं? अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं। अब इनके लिए इनके शिक्षण संस्थानों में धर्म और भाषा के आधार पर अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। तो आर्टिकल 30 क्या है? शिक्षा से संबंधित है। जैसे आर्टिकल 28 क्या है? यह भी शिक्षा से, लेकिन यहां शिक्षा अल्पसंख्यक समुदायों के शिक्षण संस्थानों से है। क्लियर? तो सारे क्लियर हो गए। 30 तक के सारे आर्टिकल क्लियर हो चुके हैं। आर्टिकल 31 पे आते हैं। आर्टिकल 31 तो खत्म हो चुका है। संपत्ति का अधिकार यहां पर था और संपत्ति के अधिकार को खत्म करके 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको अब संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया है? विधिक अधिकार बना दिया गया है, लीगल राइट बना दिया गया है। और विधिक अधिकार, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि संपत्ति का अधिकार अब विधिक अधिकार, वैधानिक अधिकार हो गया है, जो कि आर्टिकल 300 के काम है। और याद रखना, विधिक भी है और संवैधानिक है। जितने अधिकार हैं, विधिक हो या मूल हो, हैं तो सारे संवैधानिक ही, संवैधानिक तो सारे हैं, लेकिन जो 12 से 35 के अंतर्गत हैं वही केवल मूल अधिकार हैं। पहले ये संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में भी आता था और 19 के 1 के एफ में भी आता था, फंड वाले में। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार पहले था, लेकिन अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है। अब क्या हो गया है? अब ये आर्टिकल 300 के ए में चला गया है। किसमें चला गया है? आर्टिकल 300 के ए में। तो ये अब मूल अधिकार ना होकर के वैधानिक अधिकार हो चुका है। बस इतना याद रखना है आपको। फिर इसकी डिबेट क्या थी? डिबेट बड़ी मजेदार है, सुन लो। होता क्या है, इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1969 की बात होती है, जब आप सभी को पता होगा जो बैंक्स होती हैं इनका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। तो बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण किया जा रहा होता है और फिर इसके बाद प्रिवी पर्स को उठा करके कैंसिल कर दिया जाता है। प्रिवी पर्स जो देशी रियासत थे, इन्हें प्रिवी पर्स का जो विशेष प्रावधान किया गया था इनके लिए, वो भी खत्म किया जाता है इंदिरा गांधी के द्वारा। तो इसको ही चैलेंज करते हुए आगे इसको इनवैलिड कर दिया जाता है। इनवैलिड क्यों किया जाता है? क्योंकि उस समय तक आर्टिकल 31 भी था और उस समय तक आर्टिकल 91 का एफ भी था, तो ये हो गया इनवैलिड। फिर यहां से इंदिरा गांधी जी क्या करती हैं? 25वां संविधान संशोधन लेकर आती हैं और ये कहती हैं कि आर्टिकल 39 का बी और सी, ये क्या है भाई? आर्टिकल 39 का बी और सी क्या है? आर्टिकल 39 का बी और सी जो है डीपीएसपी है। ठीक है, अब डीपीएसपी को यहां पर बोला गया इनके द्वारा कि डीपीएसपी को ज्यादा मान्यता दी जाएगी आर्टिकल 14 और 19 से, यानी कि 14-19 से ज्यादा वैल्यू दी जाएगी। 25वें संविधान संशोधन से यह तय किया गया। बोले यार एक बात बताओ, अभी तक तो फंडामेंटल राइट को हम डीपीएसपी से ज्यादा वैल्यू देते थे, उसी आधार पर हमने क्या किया था, जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक और ये आपका प्रिवी पर्स, इसको कैंसिल कर दिया था। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? 25वां संविधान संशोधन लाई और उसके बाद आर्टिकल 39 बी और को जो ज्यादा वरीयता दे दी 14 और 19 के ऊपर। 39 बी और सी क्या है, इसको अभी हम डीपीएसपी में समझ लेंगे। बेसिकली यह फंड से संबंधित होगा। तो एक तो संसाधनों के समान वितरण से होगा और धन के संकेंद्रण से होगा, यानी कि जो धन होगा वो संकेंद्रित नहीं रख सकते हो। इसी आधार पर प्रिवी पर्स को खत्म कर दिया। ठीक, तो 39 बी और सी बहुत ही प्यार से उठाया इन्होंने और कहा कि इसको वैल्यू दी जा सकती है, और इसको जब वैल्यू दी जा सकती है तो फिर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक और आपका प्रिवी पर्स, दोनों जो प्रोविजन इन्होंने किए थे दोनों वैलिड हो गए। तो ये पूरी कहानी है और यही आपका आर्टिकल 31C के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। आर्टिकल 31C के अंतर्गत ही क्या शामिल है, इतना क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 32 पर आते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज हैं,
अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या होती हैं? आपके कोई फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, अब नागरिक जाएगा कैसे? अब देखो, आपके किसी भी तरीके के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप कैसे जा सकते हो? आर्टिकल 32 के अंतर्गत जा सकते हो। आर्टिकल 32 जो है, इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा इसे संविधान की आत्मा कहा गया। पूरे के पूरे संविधान की आत्मा है ये। कहने का मतलब नागरिकों के जो मौलिक अधिकार बचा कर रखता है, नागरिकों को मौलिक अधिकार या ह्यूमन राइट्स कुछ भी कह लो आप, सिविल राइट्स जो बचा कर रखे हुए है, वो ये आर्टिकल 32 है। इसीलिए बाबा साहब ने इसे संविधान की आत्मा बोला था। अब इसमें होता क्या है? इसमें एक तो सर्वोच्च न्यायालय के पास व्यक्ति जाएगा तो सर्वोच्च न्यायालय या तो निर्देश देगा या कोई आदेश देता है भाई, या तो उसने निर्देश आदेश दिया या तीसरा होता है रिट जारी कर दे। अब रिट जारी करता है, यहाँ 5 तरीके के रिट जारी करने का अधिकार होता है। पांचों कौन सी रिट हैं एक एक करके समझ लेते हैं। पांचों बहुत आसान है, इजिली भी याद हो जाएंगी। पहली रिट है देखो, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कॉर्पस का सीधा मतलब है, इसका अर्थ होता है शरीर, अपना शरीर प्राप्त करना। अब अपना शरीर प्राप्त करने में क्या होता है? किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई, ठीक है, मान लो आपकी, अपने ऊपर रखकर देखना इसको, आपकी गिरफ्तारी कर ली जाती है और आपको लगता है आपकी गिरफ्तारी जो है गैर कानूनी अवैधानिक रूप से की गई है, आपको गैर कानूनी ढंग से हिरासत में लिया गया है, तो फिर आप आर्टिकल 32 के तहत क्या कर सकते हो? आर्टिकल 32 के तहत किस रिट का प्रयोग करोगे? इस हैबियस कॉर्पस रिट का प्रयोग करोगे और बोलोगे भाई कि हमें गिरफ्तार क्यों किया गया है। सुप्रीम कोर्ट फिर आपसे पूछेगी कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों किया है। गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की जाती है तो, या हो सकता है इंडिविजुअली भी कोई व्यक्ति आपको गिरफ्तार कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में ऐसा रखो, याद रखो कि बंदा और बंदी है, ठीक है। अब बंदी चली गई कि बंदे ने उसको गिरफ्तार करके रख लिया, सुप्रीम कोर्ट चली गई, उसने बोला कि भाई आपने किस आधार पर यहां गिरफ्तारी की, तो हैबियस कॉर्पस का यूज किया। तो हैबियस कॉर्पस का यूज यहां समझ में आया, पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा भी यूज किया जा सकता है और इंडिविजुअल के विरुद्ध भी यूज किया जा सकता है। यहां क्लियर रखना, पब्लिक अथॉरिटी के विरुद्ध भी यहां यूज कर सकते हैं क्योंकि वो भी हमें गिरफ्तार कर सकता है वैधानिक रूप से, या कोई व्यक्ति अगर हमें गिरफ्तार कर लिया तो इंडिविजुअल के विरुद्ध भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अगला है कौन सा रिट? अगला है भाई मैंडमस। मैंडमस क्या है? परमादेश जिसे बोलते हो। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। यहां कमांड जो है न्यायालय के द्वारा दी जाती है, किसको? पब्लिक अथॉरिटी को। यहां याद रखना, यहां इंडिविजुअल के विरुद्ध नहीं, प्राइवेट सेक्टर के विरुद्ध नहीं, किसके विरुद्ध? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के विरुद्ध, पब्लिक अथॉरिटी के विरुद्ध। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय से यहां पूछती है न्यायालय कि जो तुम्हें दायित्व, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी तुम्हें दी हुई है, इसका निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। हम कमांड करते हैं, यानी कि यहां पूछा जाएगा, कोई व्यक्ति है देख रहा है कि यार अपने सार्वजनिक दायित्वों का, अब कोई अधिकारी है वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो आप मैंडमस का यूज करो, मैंडमस का यूज करो। और यहां पब्लिक अथॉरिटी के रूप में उसके प्रति यूज किया जाएगा। किसी पर्सन के लिए आप नहीं जा सकते हो, याद रखना, उस पद के लिए आप जा सकते हो, मैंडमस का यूज करोगे। तो वी कमांड, तो वो कमांड करेगी। कमांड करने का मतलब है न्यायालय पूछेगी उस पद के व्यक्ति से कि जो पद पर तुम बैठे हुए हो, उस पद के अकॉर्डिंग जो आपके दायित्व हैं, उन दायित्वों का निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हो भाई। तो इस तरीके से इस रिट का प्रयोग कब किया जाता है, समझ में आया होगा। अगली जो दो रिटें हैं, प्रोहिबिशन और सर्चरी, दो जो रिट हैं ये बहुत कंफ्यूज करती हैं। क्यों? क्योंकि ये सीधी सीधी संबंधित हैं, किससे? जुडिशरी से संबंधित हैं। लेकिन यहां भी थोड़ा एक बात है, थोड़ा टेक्निकल है बात, समझना। यहां पर देखो, कोई भी यदि मामला होता है, कोई मामला अधीनस्थ न्यायालय के पास पहुंचता है, अधीनस्थ न्यायालय के पास मामला पहुंचा ही है अभी, है ना, मामला अभी निचली कोर्ट के पास पहुंचा ही था, उस पर कोई डिसीजन नहीं दिया जाता है। अब डिसीजन नहीं दिया जाएगा तो ऊपर बैठी हुई कोर्ट जो है वह उसको रोक देगी, देखेगी कि बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन। दोनों में क्या होता है? दोनों में जो मामले हैं बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि उसके न्याय क्षेत्र से बाहर हैं। जो निचली न्यायालय होती, निचली अदालतें होती हैं, इनके यदि ज्यूरिसडिक्शन न्याय क्षेत्र से बाहर कोई मामले आ जाते हैं तो उसमें ये दो रिट जो है प्रयोग की जाती हैं। पहली जो प्रोहिबिशन होती है, प्रोहिबिशन रिट में ये होता है कि प्रोहिबिट कर देती है, ऊपर जो हायर कोर्ट है निचली कोर्ट को प्रोहिबिट, रोक देगी कि भैया तुम्हारे पास जो मामला आया है इस पर सुनवाई करके डिसीजन मत देना क्योंकि तुम्हारी जो ज्यूरिसडिक्शन से ये मामला बाहर है। तो प्रोहिबिट जिसमें कर दिया जाए, शुरू में ही प्रोहिबिट कर दिया जाए, वो होती है प्रोहिबिशन, ऐसे याद रखो। और उत्प्रेषण जो सर्जरी होती है कि यार तुमने तो अब क्या किया, अब तो डिसीजन दे ही दिया है, अब इस पर मलहम लगाने की जरूरत है, तो यहां पर ऊपर बैठी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अधीनस्थ कोर्ट को बोलेगी कि ये जो मामला है हमारे पास ले आओ, सीधे मेरे पास लेकर आओ, और ये मामला जो है अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाकर तुमने दे दिया है। तो मामले देखो दोनों जो है बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन के हैं। लेकिन जो प्रोहिबिशन है, यहां प्रोहिबिशन में अभी कोई डिसीजन नहीं दिया गया है। जो सरसरी है, सरसरी में भैया यहां डिसीजन दे दिया गया है। तो ये दोनों, इसमें टेक्निकल जो अंतर होता है ये समझ में आया होगा। अब अगली लास्ट रिट बचती है क्यू वारंटो। जो सार्वजनिक पद है, किसी सार्वजनिक पद पर यदि आप किसी सार्वजनिक पद पर आपकी नियुक्ति होती है तो आपसे क्यू वारंटो मतलब अधिकार परीक्षा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपकी जो नियुक्ति है ये वैलिड है कि नहीं है, है ना।
वैलिडेशन पर यहाँ सवाल किए जाते हैं उस व्यक्ति से कि आपकी जो नियुक्ति की गई है ये वैलिड है या नहीं है। तो ये इस रिट के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो 32 तक हमने क्लियर कर लिया, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल थे 32 तक ही थे। पहले हमने देखो 14 से 18 इक्वलिटी देखा, 19 से 22 हमने क्या देखा, 19 से 22 हमने लिबर्टी देखा, 23 से 24 हमने शोषण देखा, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, 29 30 हमने क्या देख लिया, अल्पसंख्यकों के शिक्षा और संस्कृति का संरक्षण। फिर हमने 31 देखा कि संपत्ति का अधिकार खत्म हुआ है, 31C को समझ लिया, और 32 को समझ लिया कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज हैं। अब बताओ, जब शुरू में हमने चर्चा की थी और अब आप आ चुके हो यहां तक वीडियो में, तो मजा आया कि नहीं आया? सारे आर्टिकल्स आपको क्लियरली एक बार आपने अगर डिटेल से पढ़ लिए आज, उसके बाद फिर आपको इन ब्रीफ जो क्वेश्चंस लगाने में मजा बहुत आएगा। अब 33 में क्या है भाई, 33 में जितने भी आर्म फोर्सेस होते हैं, आर्म फोर्सेस में आपके अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्स भी होते हैं, पुलिस बल भी हो सकते हैं, जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो भी सारी की सारी इसमें आती हैं। और बोला जाता है यदि इनके ऊपर, इनके मौलिक अधिकारों को रीजनेबल रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा तो ये विरोध नहीं करेंगे। ठीक है, ये नहीं कहेंगे आर्म फोर्सेस या ये कि भैया हमें भी मौलिक अधिकार सामान्य नागरिक की तरह मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 33 में ये स्पष्ट किया गया है कि संसद को यह अधिकार है, इन पर प्रतिबंध लगा सकती है। और अगर आप इसको ज्वाइन कर रहे हो, ये बात पहले ही बता दी जाती है कि जाओ आर्टिकल 33 पढ़ लो भैया जाकर के। पहले नागरिकों की तरह आप ये नहीं कह सकते हो कि हमारे भी मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस विशेष परिस्थितियों में इन पर लगाए भी जाते हैं। फिर आर्टिकल 34 क्या है? 34 का सीधा मतलब है जब कहीं पर मार्शल लॉ लगा होता है। अभी तक देखो भारत में कभी भी मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ है, तो मार्शल लॉ जब लगता है तो आपके मूल अधिकार प्रतिबंधित किए जा सकते हैं, इतना याद रखना। और इसकी स्थिति देखनी है मार्शल लॉ की, तो सैन्य शासन जिसको बोलते हो, सेना का शासन हो जाए, तो म्यांमार में देखो जो सैन्य शासन की स्थिति बनी हुई है, वहां आप समझ सकते हो कि वहां मौलिक अधिकारों को लेकर के क्या स्थिति होगी। तो आर्टिकल 34 में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आर्टिकल 35 क्या है? आर्टिकल 35 कुछ नहीं है, यहां समझो कि आर्टिकल 35 कहता है कि कुछ मामले जो फंडामेंटल राइट में अधिकार दिया गया है विधि बनाने का या कोई प्रोविजन करने का, वो संसद का ही एक अधिकार रहेगा। कौन कौन से मामले? जैसे आर्टिकल 16 के 3 के अंतर्गत क्या कहा गया था? ये कहा गया था निवास के आधार पर संसद को क्या है, निवास के आधार पर अगर स्पेशल प्रोविजन या स्पेशल आरक्षण करना चाहेगी किसी विशेष जगह के निवासियों के लिए, रेजिडेंट के लोगों के लिए, तो यह प्रोविजन कर सकती है। ठीक है, और आर्टिकल 33 में क्या कहा गया है कि संसद को ही अधिकार होगा यदि वो चाहे आर्म्ड फोर्सेस के क्या कर सकती है, बाधित कर सकती है या रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो आर्टिकल 33 हो गया। आर्टिकल 16 का 3 हो गया। इन सारे मामलों पर आर्टिकल 35 में यह क्लियर किया गया है कि कोई भी कानून यदि बनाया जाएगा तो संसद के द्वारा बनाया जाएगा, किसी भी राज्य की विधानमंडल का यह अधिकार नहीं होगा। यह आर्टिकल 35 क्लियर करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फंडामेंटल राइट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। पूरा फंडामेंटल राइट जो है वो यहां से स्पष्ट हो जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे कहां? डीपीएसपी की ओर, नीति निदेशक तत्वों की ओर। यहीं पर इसको क्लियर कर लेते हैं। वीडियो अगर 1.5 घंटे का हो रहा है कोई बात नहीं, 2 से 3 प्रश्न अगर इस वीडियो से, एक वीडियो से आपके कवर हो जा रहे हैं तो इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ये मत सोचना कि वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो फिर अब कैसे कंप्लीट किया जाए। अब फंडामेंटल राइट क्लियर हो गया है, अब डीपीएसपी को ये थोड़ा आसानी से कम शब्दों में, यहां जो दिया हुआ है मटेरियल, ध्यान से देखना, यहां जो मटेरियल दिया हुआ है इसको नहीं, इसको तो आपको पढ़ लेना है, दे दिया जाएगा, लेकिन जो एग्जाम में आपका यहां देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे पहले, फिर उसके बाद यह समझा कि जो आपको याद करने वाली चीजें हैं, क्योंकि डीपीएसपी में यदि प्रश्न बनेगा तो एक तरफ डीपीएसपी दे देता है, एक तरफ आपका दे देता है उठा करके डीपीएसपी मैच करो, आर्टिकल दे देता है। अब वो मैच करने वाला जो सिस्टम होता है ना, उसमें कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है, तो उस कंफ्यूजन को अभी हम खत्म करेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। चलो फिर अब डीपीएसपी को डिस्कस करते हैं। चलो उसको, उस पेज को निकालते हैं जिस पेज पर ये सारा समझ में आ जाएगा, जो भी डीपीएसपी से संबंधित यहां आपको नोट्स में चीजें दी जाएंगी। ठीक है, चलो फिर डीपीएसपी को देखते हैं। अब डीपीएसपी के अंतर्गत पहले यह पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में भाग 4 के अंतर्गत, भाग 4 यह बोलता है कि जो नीति निदेशक तत्व हैं भारतीय संविधान में शामिल किए जाएंगे। डीपीएसपी का फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य जो अपनी नीति बनाएगा उसके लिए जो दिशा निर्देश हैं क्या होने चाहिए अपनी नीति निर्माण में, उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को शामिल करेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे निदेशक तत्व होते हैं और ये गैर परिवर्तनीय होते हैं। यह तो पहले ही शुरुआत में समझ लिया था। फंडामेंटल राइट से जब तुलना की जाएगी इसकी डीपीएसपी की, तो यहां समझना है कि आर्टिकल जो आता है 36 से 12 से 35 आपका फंडामेंटल राइट हो गया, और 36 से लेकर के 51 तक के जो आर्टिकल्स हैं ये आप डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। एक एक आर्टिकल को समझते चलते हैं।
सारी चीजें अभी क्लियर होती जाएंगी। तो पहले क्या है, जैसे 12 में, आर्टिकल 12 में राज्य को परिभाषित किया गया, वैसे ही आर्टिकल 36 में यहाँ पर बोला गया राज्य की परिभाषा, और यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ राज्य की वही परिभाषा होगी जो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 में कही गई है। ठीक, तो आर्टिकल 36 में कैसे राज्य को परिभाषित किया गया है ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आर्टिकल 37 में वही बात लिखी हुई है जो डीपीएसपी के बारे में हम सब जानते हैं। क्या जानते हो? कि ये नॉन इन्फोर्सिएबल होते हैं। बोले ठीक है। दूसरी बात लिखी है कि स्टेट जब अपनी कोई पॉलिसी बनाएगा तो इसके आधार पर इसको अपना आधार बनाएगा। ठीक है, यानी कि इसको क्या कर सकता है, माध्यम बना सकता है अपनी नीतियों के लिए। जो सोशल जस्टिस की बात करता है डीपीएसपी, राज्यों को अपनी पॉलिसीज में इस सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस या इकोनॉमिक जस्टिस को डालने की जरूरत है। तो आर्टिकल 37 में ये कहा गया है कि नॉन इन्फोर्सिएबल होंगे। ये कहां लिखा हुआ है? तो 37 अनुच्छेद में लिखा हुआ है, 37वें में। 38 में जो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है, सामाजिक आर्थिक न्याय, ये क्लियर तरीके से मेंशन है आर्टिकल 38 के अंतर्गत। यह भी पूछा गया था कि सामाजिक आर्थिक न्याय है ना, जो सामाजिक आर्थिक न्याय का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का सिद्धांत किस अनुच्छेद के अंतर्गत मेंशन है? तो यह है आर्टिकल 38 के अंतर्गत। वैसे तो सारे के सारे जो आपके प्रोविजंस हैं वो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की ही बात करते हैं, लेकिन यह क्लियर तरीके से 38 में लैंग्वेज यूज की गई है। अब आर्टिकल 39 पर आते हैं। अभी आगे ना ये जो ग्रुपिंग करके इसको सारे याद कर लेंगे, बिल्कुल तनाव नहीं लेना है। सारे डीपीएसपी अभी साथ के साथ यही याद होंगे। अभी तो 36, 37, 38 ये शुरुआती वाले एकदम देख रहे हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है। 39 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई स्टार लगा लो इस पर, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि 39 को कई भागों में कैटेगराइज किया गया है। 39 ए बी सी डी ई एफ, ये ए बी सी डी कैसे लिखे हुए हैं? स्मॉल लिखें कि नहीं लिखें? क्यों लिखें? क्योंकि ये मूल रूप से हमारे संविधान में मौजूद थे। अब 39 ए जो है जीविका को लेकर के है। जीविका को लेकर के यह कहता है कि राज्य जो है संरक्षण करेगा सभी व्यक्तियों की जीविका का। 39 बी और सी को हम पीछे ही समझ चुके हैं। 39 बी सी वहां समझाया था जब आर्टिकल 31 का सी आया और वहां इंदिरा गांधी ने 25वां संविधान संशोधन किया और बोला कि 39 बी और सी जो है ये 14-19 से ऊपर माना जाएगा। 14 और 19 से इसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो अब समझते हैं 39 बी और सी है क्या। 39 बी में कहा गया है कि संसाधनों का सम वितरण, सभी का संसाधनों पर समान अधिकार होना चाहिए। 39 सी कहता है कि धन का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। ठीक है, धन का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए बोला गया 39 बी सी जो है ये 14 और 19 से ऊपर रखा जा रहा है। और डी क्या है? 39 डी बहुत एग्जाम में आता है। 39 डी में कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि महिला हो या पुरुष हो, मेल हो या फीमेल हो, जैसा जो कार्य करेगा उसको उतना वेतन होना चाहिए। सभी को बराबर वेतन मिलना चाहिए। 39 के डी में यह बात कही गई। ई में कर्मकारों का स्वास्थ्य है और एफ में बालकों का स्वास्थ्य है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण है 39 का डी, जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। स्मॉल डी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और 39 का जो बी और सी है ये आर्टिकल 31 के साथ यहाँ पर डिबेट हुई है, तो ये भी आप भूलोगे नहीं। अब यहाँ 39 का ए इधर साइड में लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है भाई? यहाँ ए कैसा है? कैपिटल ए है। तो कैपिटल ए से हम समझे कि 39 का जो ए है ये मूल संविधान में नहीं होगा, बाद में जोड़ा गया होगा। बोले बिल्कुल जोड़ा गया है। कुछ यहाँ पर डीपीएसपी दिखाई देंगे जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बाद में जोड़े गए हैं, जिसमें आपका 39 ए दिखेगा, 43 का ए दिखेगा और 48 का ए दिखेगा। ये तीन प्रमुख आपके डीपीएसपी हैं। कौन कौन से? 39 ए, 43 ए, 48 ए, जो 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़े गए हैं। यहां अभी हम 39 ए पर रुकते हैं। तो निशुल्क विधिक सहायता, जो गरीब तबका होता है वो विधिक सहायता कैसे लेगा? वकीलों की फीस इतनी ज्यादा होती है, तो यहाँ राज्य सरकार को तय करना चाहिए कि उसको निशुल्क विधिक सहायता दे। इसी संदर्भ में नलशा भी देखने को मिलता है। ठीक है, नेशनल जो लीगल एडवाइजर होता है, एडवाइजरी बोर्ड होता है, या एक्ट है, अधिनियम आया ये, तो ये कैसे आया? ये इसी कारण से 39 ए के बाद ही आता है आपका नालसा, और स्टेट में आपका सालसा है ना, स्टेट लीगल आपका काम करता है जो, वो सालसा है। तो ये जो प्रावधान किया गया है 39 का ए, 42वां संविधान संशोधन होता है, उसके बाद यह 39 का ए जोड़ा जाता है। ये हो गई 39 तक की बात। 37, 38 जो 39 हैं ये याद करना भी चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि ये बहुत आसान है। 36 राज्य है, 37 इन्फोर्सेबल नहीं है, 38 सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, 39 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कैटेगरीज है उसकी, तो वो भी याद रहेगा आपको। अब आते हैं 40, 41, 42, 43 ऐसे जब आ जाते हैं ना, और सामने इनके प्रावधान लिखे होते हैं, बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो इसमें आसान कौन से हैं?
जो आसान है उन आसान को हम बनाएंगे अपना मोहरा और उन मोहरों के साथ हम सारे याद कर लेंगे। तो हमें 40 दिखाई दिया कि 40 जो है ग्राम पंचायत, पंचायतों की बात करता है। अब ग्राम पंचायत सभी को पता रहता है 40, तो 40, 41, 42, 43 हमने 4 की ग्रुपिंग कर ली। ठीक, ग्रुपिंग करके याद करेंगे, अभी सब याद हो जाएगा। हमने ग्रुपिंग की ग्राम पंचायत वाला और कीवर्ड निकाला यहां से पंचायत। ठीक है, पंचायत हमने कीवर्ड निकाला। यहां पर देखो कोई भी जो भी यहां पर कहानी बताई जाए, जो निमोनिक बताई जाए, उसको सीरियस नहीं लेना है, केवल हम यहां याद करने के लिए इसको यूज करते हैं। अब जैसे पंचायत निकाला, पंचायत के बाद में आपको आपसे पूछा जाए पंचायत करने में कौन सबसे आगे रहता है, घर के बुजुर्ग और महिलाएं। ठीक है, बुजुर्ग महिलाएं सबसे आगे आपको दिखाई देंगी। तो पंचायत करते हुए आपको बुजुर्ग महिलाएं दिखाई देंगी। और बोले बुजुर्ग महिलाएं कौन सी, आपसे अगर पूछा जाए बुजुर्ग महिलाएं कौन सी पंचायत सबसे ज्यादा करती हुई घर पे दिखाई देती हैं, बोले जिनके यहाँ से घर से जिनके हस्बैंड वगैरह जो होते हैं वो मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं। ठीक है, तो केवल याद करने का है कि कीवर्ड हमको पता है, तो कीवर्ड के बेस पे 40 से हम शुरू करेंगे और कहां तक, 43 तक जाएंगे। 40 में हम आ गया पंचायत, और बुजुर्ग 41 हो जाएगा। महिलाएं तो प्रसूति सहायता वाला जो प्रोविजन है ये आपका 42 में है। वही 43 में निर्वाह हेतु मजदूरी, तो मजदूरी पे जो बाहर गए वहां की घर की जो महिलाएं होती हैं, जो बुजुर्ग, खासकर बुजुर्ग महिलाएं बहुत पंचायत करती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि करती हैं, केवल हम इसको याद कर रहे हैं। और याद करने के लिए हमने कीवर्ड क्या निकाला है, पंचायत को निकाला है। पंचायत से आपको 41 याद रहेगा, 42 याद रहेगा, 43 याद रहेगा। 41 में होगा बुजुर्ग और फिर महिलाएं, और क्यों पंचायत करती हैं, क्योंकि मजदूरी पे बाहर गए हुए हैं, तो आपका 43 हो जाएगा मजदूरी। 40, 41, 42, 43 चारों याद हो जाएंगे। कई बार इसको इस तरीके से पढ़ना, आप रिवाइज करना, लिख लेना शॉर्ट में, आगे कीवर्ड लिख लेना, कैसे कीवर्ड बनाकर हमने याद किया था, फिर कई बार रिवाइज करोगे याद हो जाएगा। अब आते हैं 44, 44, 45, 46, 47, ये चार हम ग्रुपिंग कर लेते हैं इनकी। तो 44, 45, 46, 47 की जब ग्रुपिंग करोगे तो 44 में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि अब 40 जो है ग्राम पंचायत है, ये याद रहता है। ठीक, 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये याद रहता है, बहुत डिबेटेबल है सभी नागरिकों के लिए। जो समान नागरिक संहिता की बात की जा रही है, हमेशा डिबेट इसकी होती रहती है, आजकल तो बहुत ज्यादा हो रही है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड में हमें अपना कीवर्ड जो निकालना है, यूनिफॉर्म निकालना है। हाँ, ऊपर देखो 43 रह गया। अभी 43 में जो मजदूरी की बात की गई है, यहां मजदूरी से एक चीज और आ गई, कामगारों से संबंधित जो भी प्रावधान रहेंगे, तो 43 का जो ए है, ये उद्योगों में कामगारों का संरक्षण की बात करता है। 43 का ए भी आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और जो 43 का बी है, ये सहकारी संस्थाओं के निर्माण की बात करता है। याद रखना, जो सहकारी कोऑपरेटिव कमेटी वाला था, ये 97वां संविधान संशोधन है, जिसमें आपका ये देखो फंडामेंटल राइट भी बना कोऑपरेटिव कमिटीज वाला, और आपका डीपीएसपी में भी शामिल हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझना यहाँ पर। और डीपीएसपी में 43 के बी के अंतर्गत कोऑपरेटिव कमिटीज, कोऑपरेटिव जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं, इनके निर्माण की बात की गई है। संविधान संशोधन है 97वां, कई बार पढ़ चुके हैं पीछे। तो यहां तक हो गया 43 याद। 43 को हमने 40, 41, 42, 43 चार की ग्रुपिंग करके याद कर लिया। अब आते हैं 44, 45, 46, 47, इनकी चार की ग्रुपिंग कैसे। 44 में हमारे पास है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो हमने कीवर्ड बनाया यूनिफॉर्म को। यूनिफॉर्म कौन पहनता है, बोले बच्चे पहनते हैं। ठीक है, अब यूनिफॉर्म बच्चे जब पहनेंगे, और बच्चों में भी अगर एससी एसटी समुदाय के बच्चे ज्यादा जरूरत होती है, इन्हें संरक्षण देने की ज्यादा जरूरत है आज हमारे समाज में, तो यूनिफॉर्म बच्चों को, और अगर हो सके तो एससी एसटी के बच्चों को, और आगे इनको जब यह यूनिफॉर्म दिया जाएगा, शिक्षित होंगे, तो इनका जीवन स्तर बेहतर होगा, है ना। जब जीवन स्तर बेहतर होगा तो मादक पदार्थों का, मदिरा वगैरह का सेवन नहीं करेंगे, है ना। ये आपका सीधा देखो एक कहानी है, चार की ग्रुपिंग की कहानी है, ताकि आपको ये याद हो जाए कौन कौन से 44, 45, 46, 47। 44 हमें यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म किस कौन पहनता है, बच्चे, और बच्चों में भी खासकर किसको दिया जाए, आगे बढ़े तो एससी एसटी समुदाय के लोगों के लिए। और वैसे प्रोविजन क्या है, 45 कहता है बच्चे, वो भी 6 वर्ष से कम आयु के। यहां अब याद रखना 6 वर्ष, पहले जो था जब 86वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था, तो 6 से 14 साल के बच्चे यहां शामिल किए गए थे कि इनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन राज्य ने उठा करके इनके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा इनका मौलिक अधिकार बना दिया, तो अब इनके लिए डीपीएसपी जो है 6 साल तक के बच्चों के लिए कर दिया गया। तो 45 में अब 6 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। अब हमें देखो, हमें ये तो पता ही है सब में, 46 में क्या है, एससी एसटी है तो शिक्षा की व्यवस्था की गई है। 47 में जीवन स्तर, पोषक स्तर, ऐसे पढ़ के आप याद गलत हो जाता होगा जब मैच आता होगा करने को। अब जब हमने यूनिफॉर्म बनाया, फिर बच्चे बनाया, तो बच्चों वाला प्रोविजन समझ में आ जाएगा। 44 में यूनिफॉर्म, 45 में बच्चों वाला, और बच्चों में भी एससी एसटी समुदाय, तो अब समझ में आएगा एससी एसटी वाला 46 में रहेगा। फिर आगे जीवन स्तर बेहतर होगा तो 47 वाला जीवन स्तर से संबंधित है। ऐसे देखो हमने याद कर लिया, 40 से हमने 43 का एक कीवर्ड बनाया, ग्रुपिंग बनाई, ऐसे हमें डीपीएसपी याद हुए। फिर 44 से हमने 47 तक की ग्रुपिंग बना ली तो ये कीवर्ड याद हो गए। आगे बढ़े, फिर 48 पर आते हैं। 48 में पशु बलि पर रोक है, साथ ही साथ यहाँ दो प्रोविजन है। एक तो पशु बलि, खासकर यहाँ पर काउ स्लॉटरिंग,
कहने का मतलब है गाय के वध पर रोक लगाई गई है और यहीं पर पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई है। ये जो 48 का ए है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पर्यावरण संरक्षण को बाद में जोड़ा गया है। ठीक, तो ये 48 वाला याद रखना है आपको। अब 49 पर आते हैं। 49 देखो याद रखने का तरीका है 4 बनाना और 9 जो है कैसे बनता है, 9 ऐसे बनता है। ठीक, 9 आपको कैसे बनाना है, दिख नहीं रहा, देखो हाँ इधर बनाते हैं। ये 4 बनाया और 9 आपको कैसे बनाना है, इस तरीके से बनाना है। 9 एक बिल्डिंग की तरह बनाना है। तो बिल्डिंग से आपको याद आएगा कि हमारी जो धरोहरें हैं, धरोहरों में कुतुब मीनार भी आती है। ठीक है, तो ये कुतुब मीनार इसी 9 की तरह बनती है। तो आपको 9 जब ऐसे बनाओगे तो आपको आर्टिकल 49 याद रहेगा। याद करने का तरीका बता रहा हूं, तो आर्टिकल 49 आपको याद रहेगा, विरासत और ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण से संबंधित है। फिर आर्टिकल 50 कैसे याद रखोगे, 50 आपको याद रखना है 50-50 से। 50-50 बिस्किट खाया होगा सभी ने, तो 50-50 बिस्किट से ये याद रहेगा कि 50 तेरा 50 मेरा। कहने का मतलब है शक्तियों का जो पृथककरण है, किसका, जुडिशरी का और एग्जीक्यूटिव का, न्यायपालिका की शक्ति और कार्यपालिका की शक्ति। इसको एग्जाम्पल से समझना है तो एसडीएम के पद को ही समझ लो। एसडीएम का पद आज के समय नहीं, जो पहले के समय था, इसके पास मजिस्ट्रियल पावर भी रहती थी, कुछ मजिस्ट्रियल पावर भी रहती हैं, और यह जुडिशरी का काम होता है जो न्यायिक शक्तियां होती हैं। तो अब टकराव हो सकता है एग्जीक्यूटिव बॉडी के बीच में, जुडिशरी बॉडी के बीच में। तो इसीलिए आर्टिकल 50 में कहा गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में शक्तियों का पृथककरण होना बहुत जरूरी है। तो बोले 50-50 होना चाहिए, है ना, दोनों में जो शक्ति का बंटवारा है 50-50 होना चाहिए। तो 50-50 से हमने याद कर लिया आर्टिकल 50 को। और 51 क्या है, ये तो बहुत आसान है याद रखना। 36 से हमने शुरू किया था डीपीएसपी को, 51 तक गए थे। 36 में हमने नेशनल लेवल की बात की थी, और जब 51 में हम जाएंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करेंगे, राष्ट्र से अंतरराष्ट्रीय स्तर तक जाएंगे डीपीएसपी में। ऐसे याद रखना है, कहानी कहां से, राष्ट्रीय से अंतरराष्ट्रीय तक की कहानी तय करता है डीपीएसपी। तो अंतरराष्ट्रीय मतलब 51 है। 51 यह कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, शांति और व्यवस्था स्थापित की जाएगी अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। तो ये हो गए अपने डीपीएसपी खत्म। अब बताना भैया, डीपीएसपी जो हमने यहाँ पढ़े हैं, एक तो फंडामेंटल राइट आपको डिटेल से इसलिए बताए गए ताकि जो आसान प्रश्न घुमा फिराकर भी अगर आपसे प्रश्न बनाए तो आपसे अब गलत नहीं होने चाहिए। अगर थोड़ा सा लेंदी बनाने की कोशिश करता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना रहता है, जैसा कि यूपी पीसीएस ने अभी देखो आरओ वाले जो पेपर में काफी ट्राई किया था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाने के लिए, थोड़ा लेंदी हो जाता है वहां से पेपर। तो वहां से जो प्रश्न अगर आपसे बनाया जाएगा इतना डिटेल से, इतना अच्छे से, अगर आप एक एक आर्टिकल को अगर ब्रीफली समझ लोगे, एक एक आर्टिकल पर आपकी समझ बेहतर हो जाएगी। तो अब एक बात बताइए आप, अब आपसे अगर घुमा कर भी पूछेगा तो गलत नहीं करोगे, है ना। तो आपको बताना मजा आया कि नहीं आया। और डीपीएसपी, जो डीपीएसपी को लेकर के सारे तरीके बताए गए, यहाँ पर ग्रुपिंग करके भी समझाया गया ताकि आपको याद रहे। बाकी डीपीएसपी को लेकर के जो बेसिक चीजें हैं कि कहां से लिया गया, स्रोत में हमने देख लिया था, आयरलैंड से हमने डीपीएसपी उठाया है, फोर्सेबल है नहीं। और 40 से 41, 40, 41, 42, 43 का एक ग्रुप याद रखो, कैसे, पंचायत से। 43 के बाद में फिर 44, 45, 46, 47 का याद रखो, यूनिफॉर्म से। दो ही तो कोड हमने बनाए हैं, दो ही कीवर्ड बना करके हमने याद कर लिया है। फिर 49 में 9 को आपको इमारत की तरह बनाना है, तो ये विरासत हो गई। और 50 में 50-50 से याद रखना है, तो यहां से याद हो गया आपको क्या, 50-50 शक्तियों का पृथक्करण। अब इतने भी अगर याद रहेंगे तो वहां मैच द फॉलोइंग में जब आएगा तो एलिमिनेशन मेथड आप बढ़िया यूज कर लोगे। अब बताना, क्वेश्चन हल करना। अब क्या करना है आपको, क्वेश्चन लगाना है जो आपके पास है, एमसीक्यू है, प्रैक्टिस है, करो, फंडामेंटल राइट से करो, डीपीएसपी से करो, और बताओ क्या एक भी गलत हो रहा है अब। और अगर गलत नहीं हो रहा है, एक दो को छोड़ दो, गलत नहीं हो रहा है तो समझ लेना कि जो आज क्लास की है ये क्लास आपके लिए सार्थक हो चुकी है। और बढ़िया कमेंट मारो अगर मजा आया। कमेंट हम कह रहे हैं नहीं मारना, एमसीक्यू पे क्वेश्चंस करने के बाद कमेंट करना अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, मजा नहीं आया अभी, ठीक है, या नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये करने के बाद में क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं। तो एक कमेंट आया था ना, ये पूछा था कि इतना करने के बाद, तो इतना करने के बाद खुद तय करो, खुद तय करोगे जब क्वेश्चंस लगाओगे कि भाई ये करने के बाद ये जो आपके लिए पढ़ रहे हो चीजें ये यूजफुल है या नहीं है, ये यूजफुल आप खुद तय करो स्वयं से। मैं थोड़ी बताऊंगा, मैं तो ही बताऊंगा हाँ यार ये सबसे सही चीज पढ़ रहे हो, बेस्ट पढ़ रहे हो। हालांकि बेस्ट जैसी चीजें नहीं होती, आपको चीजें याद होनी चाहिए, कहीं से भी पढ़ो, ठीक है। चलो फिर वीडियो को खत्म करते हैं, वैसे भी 1.5 घंटे का वीडियो हो चुका है, और अगर 1.5 घंटे तक यहाँ तक आ गए हो तो बहुत बड़ी बात है ना। तो फिर आप कमेंट भी कर देना यहाँ तक आते आते, और आगे फिर इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे आगे जो भी हमने तय किया हुआ है। आज के लिए धन्यवाद।